अब कोई ऐसी बात हुई आपकी विराट कोहली से? तो हार्डकोर हमसे ज्यादा देसी विराट कोहली है। डंडे लाते झंडे चलाते हैं, धोनी ने कमाल करता ओ लेकिन आउट हो गए। जो आपकी इतनी लेजेंडरी लाइंस हमें सुनने को मिली है। भारत सेमीफाइनल जा रहा है। 1.25 लाख नाल एक लड़ावा तब है गोविंद सिंह नाम का हम। एक तो ये जो पूरा विनेश फोगाट वाला हुआ, दद्दे दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपणया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए वर्जन। आयुष बडोनी और प्रियांश आर्या का दिन था, जहां मतलब अपनी मन मर्जी पे सिक्स मार रहे थे। आपको कितने 2 एंगल मिलते, 3 एंगल? एक एंगल जो हम देख रहे हैं वही आप देख रहे हो क्या? 5 घंटे का नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्ट में मुझे बीच में एक 2 मिनट का लू ब्रेक मिलता था। भागा, खाली किया, ब्लैडर वापस आ गया। पर ये पंजाब की जो टीम है, ये सैड स्टोरी क्यों है? जीत क्यों नहीं रही? इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, ना तुम जानो ना। पहला जो सीजन हुआ था उसमें हमारे राका भाई हैं, राकेश कुमार, लेजेंड ऑफ इंडियन कबड्डी, उनको 12,80,000 मिले थे। तो बोला राकेश, कोच साहब का फोन आया भाई खोकर साहब का, तने 12,80,000 मिल गए। बोला जा रहा है, किसको बेवकूफ बना रहा है। राहुल चौधरी अपनी शादी में बारात हेलीकॉप्टर पे लेके गया था, उसके पापा ने उसको चैलेंज दिया, तू इतना बड़ा हीरो बनता है, हेलीकॉप्टर की परमिशन लेगा के? मैनू सोहणियां नारां तक दियां पाके गल विच कुर्ती लाल, मैं करांगा हुण कमेंट्री हर्षा और अथर अली खान दे नाल। सजना वे सजना सानू प्यार वा। एक होते हैं लेजेंड्स, फिर आते हैं श्रीजेश, जहां बैठे हैं दद्दा ध्यानचंद, जहां बैठे हैं बलबीर सिंह दोसांझ साहब, जहां बैठे हैं मोहम्मद शाहिद, जहां बैठे हैं धनराज पिल्ले, जहां आ गए हैं श्री। अब हर बंदा सीरीज देखता तो हॉस्टल डेज इज आर वन ऑफ आवर फेवरेट्स। अब हूं मैं मेडिकल बैकग्राउंड से, बट मेडिकल वाले इंजीनियरिंग से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल लाइफ तो सबकी सेम है। सेम ही होती है। आपका कहाँ था कॉलेज? पंजाब में। आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर ओनली बाय डिग्री। प्रैक्टिस नहीं करते? प्रैक्टिस टाइम ही नहीं मिला कभी। फिर डिग्री करते करते कैसे शुरू करो, बताता हूँ। रोल है? हाँ। डिग्री में ऐसा हुआ कि मैं BA MS कर रहा था पंजाब में, नॉट फार फ्रॉम अम्बाला, मंडी गोविंदगढ़ है ना, राजपुरा के बाद गोविंदगढ़ आता है, सरहंद आता है। तो वहाँ मेरा कॉलेज था, देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज। तो उसका फाइनल प्रॉफ चल रहा था। अब स्कूल कॉलेज में मैंने मतलब स्टडीज़ में बुरा नहीं था, आई वाज ऑल राइट स्टूडेंट। अपने पेरेंट्स की नज़रों में मैं नालायक था, जो हर बच्चा होता है। बट स्कूल कॉलेज में अच्छा था। बट कॉलेज से मतलब स्टडीज़ से बेटर हमेशा ज़्यादा मैं स्टेज पे पाया जाता था। भाषण दे दिए, एंकरिंग कर ली। पहली बार जो मैंने कमेंट्री की थी कॉलेज में की थी, यूथ फेस्टिवल हुआ था। और मुझे याद है हमारे क्रिकेट इंचार्ज थे डॉक्टर AN पांडे, डॉक्टर आदित्य नारायण पांडे, वो यूपी से ही हैं और हमारे एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। तो उन्हें मैंने कहा कि सर मुझे इन्वॉल्व होना है क्रिकेट में। बोले चलो आओ, पैड पहनो, ट्रेनिंग हो रही है, चलो। मैं कहा सर ये नहीं कर सकता मैं, बॉल लगी तो फ्रैक्चर हो जाएगा, मैं कमेंट्री करूँगा। तो उन्होंने खैर बिठाया, उन्हें पता चला, मालूम था सबको कि मैं करता हूँ, यही काम करता हूँ स्टेज पे। तो हमने सारे रूल्स ड्राफ्ट किए बैठ के, और उसके बाद कमेंट्री करनी शुरू की। और डॉक्टर पांडे वॉज द फर्स्ट मैन, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कॉल करके बताया भी था उनको, ही वॉज द फर्स्ट मैन जो सेड डियर तनेजा, सारे मुझे तनेजा बुलाते थे कॉलेज में, डियर तनेजा यू आर द बेस्ट कमेंटेटर इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा चलो अच्छा लगता है, टीचर आपको इंस्पिरेशन दे रहा है, बेस्ट कमेंटेटर। मतलब मैं अपने कॉलेज में बेस्ट कमेंटेटर नहीं हूँ शायद, बट अच्छा लगा सुन के कि बाकी लोगों ने भी कहा कि यार अच्छी कमेंट्री करते हो तुम लोग। वो 2003 था अपना, उस टाइम वर्ल्ड कप भी चल रहा था। तो क्रिकेट का फीवर था इंडिया में, और कोई स्पोर्ट था ही नहीं। सो डॉक्टर पांडे ने मुझे 2-3 बार कहा कि बेटा जब भी तुम्हें चांस मिले ना, जाना ज़रूर, ट्राई करना इस फील्ड में। अब वो ऐसा ज़माना था जब मतलब आपको इंटरनेट यूज़ करने के लिए साइबर कैफ़े जाना पड़ता था और देखना पड़ता था www.yahoo.com। तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं। उन्होंने 1 बार कहा, 2 बार कहा, मुझे लगा कि यार चलो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। मैं उनकी गुड बुक्स में था, अच्छा बच्चा था कॉलेज में, और कॉलेज के लिए मेडल जीतता था। तो दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स फिर कहा, तो मुझे लगा यार बाकी कुछ तो मैंने अच्छा किया होगा। तो चलो ठीक है, बात आई गई होगी, हमें मालूम ही नहीं है कि उस लाइन में जाना कैसे है। बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन फाजिलका पंजाब, स्टडिंग इन अनदर स्मॉल टाउन मंडी गोविंदगढ़ पंजाब। तो कैसे मीडिया में आना है और क्या करना है, शौक़ बड़ा था, रास्ता नहीं मालूम था। फिर 2004 की बात है, मैं छुट्टियों में घर गया था। तो अब हमने क्या करना है, तो मूवीज़ देखनी है या क्रिकेट देखना है। तो ESPN स्टार स्पोर्ट्स तब चैनल थे, तो वो लगाया, तो हर्षा भोगले दिखाई दिए मुझे, क्या आप भी कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अच्छा हाँ, तो हर्षा की खोज की ऐड आनी शुरू हुई, क्लोज अप ड्रीम जॉब, हर्षा की खोज, क्या आप तैयार हैं मेरा स्थान लेने के लिए? तो मैंने ऐड देखी,
मैंने कहा ठीक है, ओके। दूसरी बार देखी, चौथी बार देखी, पांचवी बार देखी, 10वीं बार देखी, हाँ ठीक है, हमने क्या करना है इसमें जाके, या मैं कैसे जाऊँगा। तो बात आई गई होगी। मेरे भाई ने मुझे कहा, मुझे एक दो दोस्तों ने भी कहा कि यार ऑडिशन दे दे। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज, मतलब इनको मैं ही मिला हूँ क्या सेलेक्ट करने के लिए, मुझे ही सेलेक्ट करेंगे क्या ESPN वाले। और तब कमेंट्री होती थी मोस्टली इंग्लिश में, वंस इन अ वाइल हिंदी में हो जाएगी, मनिंदर सिंह, नमस्कार मनिंदर, नमस्कार अरुण, नमस्कार सुशील दोषी जी। तो ये वो वाला दौर था जब हिंदी कमेंट्री होती थी, नहीं होती थी, और इंग्लिश अपनी वैसी ही थी जैसी छोटे शहर वालों की होती है। उस टाइम मुझे लगता था मेरी बड़ी अच्छी इंग्लिश है। जब पहली बार खुद को सुना मैंने कहीं पे, मुझे लगा यार भाई कैसी इंग्लिश बोल रहे हो तुम। तो आई रिमेंबर उसके बाद उसी फेज़ में मैं वापस अपने कॉलेज गया। मेरे साथ मेरा एक रिलेटिव था, मेरी भाभी का कज़न, हु वॉज माई जूनियर इन स्कूल। उसका नाम है अमन सचदेवा, मेरा अच्छा दोस्त है। वो मेरे रूम में बैठा है ना, वो किराए का कमरा, आंटी का घर, तो वो मेरे साथ रूम में बैठा है। उसने मुझे बोला, सुनील भैया आपने ऑडिशन क्यों नहीं दिया इसके लिए। वो लास्ट डे था ऑडिशन का, रिमेंबर। मैंने कहा अमन मेरी सिलेक्शन होनी है यार, इतने जर्नलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, इतने एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, तो वो सेलेक्ट होंगे यार। हमें तो मतलब एक कॉलेज में 2 मैच की कमेंट्री कर ली तो मैं अपने आप को कोई हर्षा भोगली थोड़ी समझ लूँगा। तो उसने इंसिस्ट किया, उसने मेरा फ़ोन निकाला, नोकिया का 3315 फ़ोन था वो, जिसको कहते थे कि दीवार पे मारो वो टूट के फिर से जुड़ जाएगा। दीवार टूट जाती है। हाँ, दीवार टूट जाएगी, फ़ोन नहीं टूटेगा। तो उसने वो नंबर डायल किया, मेरे कान पे लगा दिया, बोले भैया ऑडिशन तो दे दो। मैं कहा पैसे पड़ गए यार, तूने नंबर डायल कर दिया, तब वो रिचार्ज करवाना पड़ता, मेरे को पैसे डलवा दिए तूने मेरे। तो बोला पैसे पड़ गए भैया, ऑडिशन तो दे दो। तो मैंने 2-4 लाइन पता नहीं जो भी क्रिकेट कमेंट्री की रिकॉर्ड करवा दी और सबमिट कर दिया। फिर वो अपने कॉलेज चला गया, मैं अपने रूम में बैठा हूँ। तो शाम को मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं कि यार पैसे पड़ ही गए, थोड़े और पैसे डलवा देते हैं, ऑडिशन दिया ही है तो थोड़ा ढंग से दे देते हैं। तो मैंने कुछ लाइंस फॉर्मुलेट की फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कब कमेंट्री तो है एक्सटेम्पोर, पर वहाँ तो आपके पास रीटेक का चांस था। तो मैंने 2-3 लाइन अपनी सोची, मैं चल अच्छे से देते हैं यार। याद है आपको क्या थी लाइन्स? नहीं, मुझे याद नहीं है, नहीं याद है। तो दोबारा से मैंने वो किया, फिर हर्षा भोगले जी की आवाज़, वो IVR रिकॉर्डेड आवाज़ आई कि दोबारा से ऑडिशन देने के लिए ये दबाओ। तो मैंने वो बटन दबाया, दोबारा से ऑडिशन दिया, वो बात आई गई होगी। फाइनल प्रॉफ था मेरा कॉलेज का, वो 3 प्रॉफ होते हैं BAMS में, तो 3rd प्रॉफ चल रहा था 2004 में। चरक संहिता की क्लास चल रही थी, वो क्लास मुझे रिमेंबर है। डॉक्टर AP सिंह साहब शायद क्लास ले रहे थे हमारी। फ़ोन आया, 011 से शुरू हुआ, और तब वो स्पैम कॉल अभी शुरू नहीं हुए थे। सर क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है आप, तो कॉल आता था तो कोई मतलब का कॉल था। मैंने कहा दिल्ली का नंबर, तो मैंने डेस्क के ना नीचे छुप के वो कॉल लिया। बोले सर हम ESPN स्टार स्पोर्ट्स से बोल रहे हैं, आपने ऑडिशन दिया था। तो मैंने कहा कैन यू प्लीज़ कॉल मी आफ्टर सम टाइम, मेरी क्लास चल रही है। बोले हाँ जी ठीक है। और लकीली उनका दोबारा कॉल आया, तब ब्रेक चल रहा था। तो बोले कि आपने ऑडिशन दिया था, इंडिया से हमें कुछ 70-80 हज़ार 1 लाख ऑडिशन मिले हैं, उनमें से हमने 500-700 लोग सेलेक्ट किए हैं, सो यू वर सेलेक्टेड। तो तब मुझे लगा, मैं कि यार ये अभी उस टाइम स्पैम कॉल का, प्रैंक कॉल का युग आया नहीं था। तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक तो नहीं खेल रहा मेरे साथ, पर नंबर दिल्ली का है। उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं थी कि आप अंबाला में बैठ के दिल्ली का नंबर डायल करवा दो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको ऐसे ऐसे दिल्ली आना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये कैरी करना है, और ऐसा ऑडिशन में होगा। सो लाइफ में 2nd-3rd टाइम में दिल्ली आया पंजाब से। पहली 2 बार आया था टेस्ट देने, एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम और BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने। तो दिल्ली आए, प्रगति मैदान में वो पहला 2nd राउंड आप उसे मान सकते हो हुआ। और वहाँ जाके जो मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है, वो मैक्सिमम बच्चे दिल्ली के थे, हाई फाई टाइप, जिनके मुंह से इंग्लिश भी ब्रिटिश एक्सेंट में निकल रही थी और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में निकल रही थी। सचिन तेंदुलकर, ओह व्हाट अ प्लेयर, इस टाइप के वहाँ कमेंटेटर थे। वो ऐसी इंग्लिश में आपस में बात कर रहे हैं कि मुझे लगा यार वापस चला जाता हूँ मैं। फिर मेरा दोस्त था, बोले यहाँ तक आ गए यार, ऑडिशन तो दे दे। तो चलो हम लोग बैठे एक रूम में। तो 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल, वो युवराज और कैफ वो प्ले कर रहे थे वो। इसी मैच का कोई आपको हम क्लिप दिखाएंगे और कमेंट्री करनी है। फिर एक लेडी आती हैं, वो कहती हैं ओके गाइस, द जजेस हैव अराइव्ड एंड द जजेस आर पेरिज़ाद ज़ोरैबियन, फेमस एक्ट्रेस उस टाइम पे, उनकी जॉगर्स पार्क मूवी आई थी, वेरी ब्यूटीफुल। लाफ्टर चैलेंज होस्ट किया था। शी वाज पेरिज़ाद, दूसरी वाली थी पेरिज़ाद ज़ोरैबियन थी। पेरिज़ाद ज़ोरैबियन, वसीम अकरम एंड हर्षा भोगले। हमारे पसीने छूट गए, मेरे तो छूट गए कि यार इनके सामने मतलब कमेंट्री करनी है। तो चलो हिम्मत जुटाई, अंदर गए, उन्होंने वो क्लिप प्ले किया, मैंने कुछ हिंदी में कमेंट्री की, 2-3 सवाल पूछे मुझसे,
हर्षा भाई ने भी और वसीम भाई ने भी। और इतना मुझे मालूम है, जो भी मैंने जवाब दिए हैं, आंखों में आंखें डाल के जवाब दिए मैंने। वो राउंड अच्छा गया, वो सेलेक्टेड। नेक्स्ट डे कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उन्होंने नोएडा फिल्म सिटी में बुलाया। तो उस टाइम ESPN का एक बड़ा लेजेंडरी शो था, स्पोर्ट्स सेंटर। स्पोर्ट्स सेंटर। तो स्पोर्ट्स सेंटर का आपको शो प्रेजेंट करना है 2 मिनट में, स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको न्यूज़ दे दी गई है, इस न्यूज़ पे स्क्रिप्ट लिखो और जाके प्रेजेंट करो। वो बहुत बड़ी हुई हार्ट बीट के साथ मैंने वो किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर। और वसीम अकरम ने पॉइंट आउट भी किया था, अब मैंने देखा है तुम्हारे हाथ कांप रहे थे थोड़े से, वो होता है, प्रेशर गेम है ये। और चलो उसमें सेलेक्ट हो गया मैं। फिर उन्होंने आई थिंक इंडिया में टॉप 60-60 बच्चे सेलेक्ट कर लिए थे। 5-6 जगह ये राउंड हुए थे, 5-6 शहरों में। 60 में से 32 लोगों को फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया और उन 32 लोगों को बांग्लादेश लेके गए थे, इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज लाइव कमेंट्री में। लकीली मैं उसमें था। तो पहली बार प्लेन पे बैठे, दिल्ली से ढाका की फ़्लाइट, वो पासपोर्ट तत्काल में पासपोर्ट बनवाया चंडीगढ़ जाके। वो जो एक दिन भी लेट हो जाता तो मेरा काम खत्म हो गया था। वो पासपोर्ट भी कैसे बना उसकी अलग कहानी है, वो अलग पॉडकास्ट में बताऊंगा मैं। हर कहानी की लेयर होती है। तो वो पहला पासपोर्ट, पहली फ़्लाइट, बांग्लादेश से चिटगांग गए, वहाँ पहला लाइव कमेंट्री स्टेंट, एक तरफ हर्षा भोगले, एक तरफ अतर अली खान बैठे हुए हैं। और एक बात आई रिमेंबर, बिकॉज अपनी गल पंजाबी चोरी सी, हर्षा भोगले की खास बात है वो बंदे को कंफर्टेबल बड़ा करते हैं, लेजेंड फॉर अ रीज़न। उन्हें मालूम है कि यार ये 23-24 साल का बच्चा है, छोटे शहर से उठ के लाइव कमेंट्री बॉक्स में बैठा है, तो कैसे कंफर्टेबल करवाया जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, सुनील आप पंजाब से हैं तो कुछ पंजाबी में सुनाएंगे। तो उस टाइम कोई गाना था, गाने को जोड़ तोड़ के 4 लाइनें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने अब वो लाइंस मुझे याद हैं। मैं गबरू धरत पंजाब दा, मेरी जिब हेठ पुचाल, मैं बोलां 2 अखर घट होए पर बोलां मड़क दे नाल, मैनू सोहणियां नारां तकदियां पाके गल विच कुर्ती लाल, मैं करांगा हुण कमेंट्री हर्षा और अतर अली खान दे नाल। वो बोल के कॉन्फिडेंस आ गया भाई। तो 3-4 ओवर कमेंट्री की। एंड अगेन थैंक्स टू हर्षा, थैंक्स टू अतर अली खान, उन्होंने मुझे बोलने दिया कि ओवर ख़त्म हो रहा है, अब आप ओवर ख़त्म कैसे करोगे, ओवर शुरू हो रहा है, ओवर शुरू कैसे करोगे। वो ब्रेक का मुझे काउंट डाउन दे रहे हैं, 5 4 3 2 1 थ्रो टू ब्रेक। वो 3-4 ओवर निकल गए, आई वाज सेलेक्टेड, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। फिर क्वार्टर फाइनल राउंड दिल्ली में हुए, फिर सेमीफाइनल आया, दैट आई लॉस्ट। अच्छा। कुछ 1-2 लोग मेरे से बेटर थे, अच्छा किया था मैंने, आई डिड वेल। पर सेमीफाइनल का मतलब था कि मैं इंडिया के टॉप 6 में था उस टाइम पे। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, अगर मैं फाइनल में सेलेक्ट हो जाता तो चूंकि मेरा BAMS भी चल रहा था, उसके फाइनल एग्ज़ाम थे, तो सेमीफाइनल में हारा, पंजाब गया। किससे हारे सर? मनीष वलीचा। अच्छा। मनीष वलीचा था वो, उसने बाद में क्रिकेट भी प्रेजेंट किया था न्यूज़ स्पोर्ट्स पे। इट वाज वेरी गुड, इट वाज रियली गुड। मे बी उसको बाईलिंगुअल होने का एडवांटेज मिला, मैं यूनिलिंगुअल था, हिंदी। उस टाइम इंग्लिश का बोलबाला ज़्यादा था हिंदी से। तो आई वाज डिसअपॉइंटेड, पर मुझे इतना मालूम था कि यार वो कॉलेज की यूथ फेस्टिवल की कमेंट्री के बाद इंडिया के टॉप 6 में आ गया मैं विद इन 1 ईयर। तो मतलब ऊपर वाले ने कुछ तो इंजेक्शन लगा के भेजा है टैलेंट का, तो ये प्रूव हो गया। तो मैं वापस आया गोविंदगढ़ में, फाइनल एग्जाम सामने थे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़ी, मेडिसिन सर्जरी ENT पढ़ा, फाइनल एग्जाम क्लियर किए और इंटर्नशिप चल रही थी। एक दिन इंटर्नशिप के बाद मैं वही गोविंदगढ़ की गलियों में लंच ढूंढ रहा था, कहाँ भटूरे खाऊं या कहाँ खाना खाना है। तो कॉल आता है, जॉय भट्टाचार्य कॉलिंग। जॉय भट्टाचार्य बाद में KKR के डायरेक्टर थे, अब तो बिग बॉस के लिए शो करते हैं। हाँ एग्जैक्ट, और ही इज अ लेजेंड। उस टाइम ESPN स्टार स्पोर्ट्स के हेड ऑफ प्रोडक्शन थे। अच्छा। सुनील कैसे है तू? वेरी गुड जॉयदा, थैंक यू, हाउ आर यू? लाइक देख, मैं आई कैन नॉट प्रॉमिस यू अ जॉब, मैं तुझे 3 महीने की इंटर्नशिप ऑफर कर रहा हूँ, करेगा? तो मेरे मन में सवाल आया कि वाई आर यू आस्किंग करेगा, ये बोलो ना कि आजा दिल्ली आजा। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। तो उसके बाद फिर 19 साल हो गए उस चीज़ को। कल तो जो आपने मैच कवर किया है, अगर हम उसकी बात करें, 300 रन बने हैं उसमें और 165 जो 3rd हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, क्रिस गेल, एरन फिंच और बदोनी का। हमें ये सिंपल पूछना है क्योंकि आपने तो ग्राउंड से ही देखा है, बैटिंग अच्छी की है उन्होंने, पिच ने उनका साथ दिया, या बॉलिंग ही बहुत ज़्यादा खराब था क्या एग्जैक्टली? यार तीनों चीज़ें होती हैं। अच्छा। तीनों चीज़ें होती हैं, मतलब मुझे लगता है लाइफ में कोई भी चीज़ हो ना, वो मिडल पाथ में आपको मिलती है। जब बैटर अच्छी बैटिंग कर रहा होता है, शुरू में दिन का मैच था तो दोपहर की पिच थोड़ी सी फंसती है, ये हर मैच में प्लेयर हमें बताते हैं पोस्ट मैच में। तो 1-2-3 ओवर उन्होंने लिए, पहला विकेट भी जल्दी गिर गया था। उसके बाद जब आप अच्छा खेलना शुरू करते हो तो बॉलर की लाइन बिगड़ ही जाती है। मतलब आप
चेतन शर्मा से बात कर लो, आप राहुल शर्मा से बात कर लो, आप शरणदीप से बात कर लो, आप किसी से बात कर लो, हर बोलता है जब छक्के पड़ने शुरू होते हैं तो आपको समझ नहीं आता बॉल पिच कहाँ करनी है, तो वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। वो अच्छा शॉट मार रहा है, आप ख़राब बॉल कर रहे हो, आप ख़राब बॉल कर रहे हो तो वो अच्छा शॉट मार रहा है, वो दिस गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो वो फिर और कुछ दिन होता है प्लेयर का, वो कभी एबी डिविलियर्स का दिन आया था, कभी अपने ब्रेंडन मैकलम का दिन आया था, सचिन तेंदुलकर का डबल सेंचुरी का दिन आया था, रोहित शर्मा के तो बहुत दिन आ गए, ये आयुष बडोनी और प्रियांश आर्या का दिन था। तो वो जहाँ मतलब अपनी मन मर्जी पे सिक्स मार रहे थे, और एक मतलब टाइम ऐसा आ गया था, अब हम एज अ कमेंटेटर, मैं एज अ कमेंटेटर आई सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट, हमारा काम है सेलिब्रेट करना। वो एक टाइम ऐसा आ गया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कितना सेलिब्रेट करूं यार। 2 6 ऐसे थे, मैंने कहा हाँ ठीक है 6 हो गया, हाँ ठीक है, मतलब कितना सेलिब्रेट करेंगे इसको। 31 6 लग गए हैं यार एक इनिंग्स के अंदर, और ये वंस इन अ ब्लू मून ही होता है। तो वो आयुष बडोनी का दिन था, वो प्रियांश, अब मुझे इनफैक्ट बुरा लग रहा है प्रियांश आर्या के लिए, वो भाई ने 6 छक्के मार दिए, उसको एक अवार्ड मिला मैक्सिमम 4 का। अच्छा, बाकी आयुष बडोनी ले गया, बडोनी ले गया, मैक्सिमम 6 उसके थे, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट उसकी थी, सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर उस मैच में, और प्लेयर ऑफ द मैच उसका हिस्टोरिकली नंबर 3 है। और प्रियांश आर्या को एक अवार्ड मिला मैक्सिमम 4 का, 6 छक्के के मारने के बावजूद। तो ये भी दिन होते हैं स्पोर्ट्स में, बट आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट। हमारे सारे कमेंटेटर जो हैं जो क्रिकेट खेले हुए हैं वो फॉर्चुनेट थे कि यू नो T20 की वो 15-20 साल की हिस्ट्री में ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना है, और सबसे बड़ी नंबर 1 पार्टनरशिप बनी है। नंबर 1 पार्टनरशिप जापान के नाम थी, जापान वर्सेस चाइना। अच्छा। सबसे बड़ी पार्टनरशिप। तो उस टाइम मैं ऑन एयर था जब मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अनाउंस किया कि फाइनली जो रिकॉर्ड इंडिया के पास होना चाहिए था वो आ गया है। मतलब जापान, तुम यार फुटबॉल में तुम लोग रेसलिंग में अपने रिकॉर्ड बनाओ, क्रिकेट के रिकॉर्ड अपने पास तुमने क्यों रखे हुए हैं? तो आई एम ग्लैड कि वो रिकॉर्ड इंडिया के पास आ गया। बट इज दिस द क्रेजीएस्ट मैच यू हैव सीन एज अ ब्रॉडकास्टर, या कोई और भी आप कराए क्रिकेट का बात करें तो? यार क्रेजीएस्ट नो, बीग अप पंजाबी में तो वो पंजाब किंग्स का मानूंगा, जब हमने SRH को हराया था 262 का जो स्कोर था अभी पिछले IPL में। हाँ, इसी वाले में, इसी वाले IPL में। तो मैं उसमें पंजाबी कमेंट्री भी कर रहा था जियो पे। KKR को रहा था शायद, चेज किया था ना पंजाब में, KKR को, सॉरी KKR को हराया था, चेज कर दिया 260 को, चेज करते हुए वो भी हर सीजन में पंजाब एक ही धमाका करती है, और ये वो वाला धमाका था। कुछ धमाके उनके अपने ही फट जाते हैं, कई बार वो जीते जीते मैच हार भी जाते हैं। नो कमेंट्स। पर सर जियो सिनेमा जो पंजाबी है, इट्स अ हिट, इट्स अ हिट पंजाब च लोग की। मैं भी जब घर होंदा ना, मेरे पापा जो है वो पंजाब जियो सिनेमा पंजाबी देखते हैं। तो वो जो बिकॉज यू लीडिंग इट, तो कैसे शुरू हुआ, आपको कैसे है कि आपको जियो सिनेमा पंजाबी लीड करना है, आप करोगे, और हाउ हेक्टिक इट इज टू बी अ ब्रॉडकास्टर इन IPL? ओके, 2 क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस। पंजाबी कमेंट्री, यू नो हम लोग कई बार आपस में मजाक करते थे, मैं, मनिंदर सिंह, चेतन शर्मा, जो पंजाबी हैं और हिंदी कमेंट्री करते थे, तो हम लोग मस्खरी करते थे, यार कभी क्रिकेट में पंजाबी कमेंट्री होगी? और हमारे अंदर से आंसर निकलता था, नहीं होगी। क्यों होगी? बट एक ये भी बात थी कि यार जब साउथ की लैंग्वेजेस हो रही हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा रेगुलरली हो रही हैं, मराठी भी हो जाती है, बांग्ला भी हो जाती है, तो पंजाबी कोई करेगा? पर हमें लगता था नहीं होगा, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन कम है, पंजाबी समझने वाले लोग हैं, बट छोटा स्टेट है, और एक परसेप्शन है कि नॉर्थ के लोग, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, वो हिंदी समझ लेते हैं, बिल्कुल बोलने चाहे ना बोलने। मतलब हम गांवों में जाएंगे तो वही होगा कि मेरी पंजाबी में हिंदी एक्सेंट तो नहीं आ रहा है, तो लेकिन हिंदी समझ लेंगे हम लोग, है ना। तो आई थिंक कुडोस टू जियो सिनेमा। मुझे याद है मैं उस टाइम कोची में था, जो जॉय भट्टाचार्य के साथ ही मैं प्राइम वॉलीबॉल लीग की कमेंट्री कर रहा था। तो हमारे एक पुराने दोस्त है मिथिलेश सिंह, जो स्टार में थे और अब जियो में आ गए, सिद्धार्थ शर्मा, वो सारी टीम यहाँ पे थी। तो उनका फ़ोन आया, तो बोले सुनील सर, आप प्रो कबड्डी में जो बीच बीच में पंजाबी का बीच में तड़का लगाते हो हिंदी कमेंट्री में, पंजाबी बोलना भूले तो नहीं हो? तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले हम IPL की पंजाबी कमेंट्री कर रहे हैं। अच्छा, सर ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज 2022? दिस इज 2022 दिसंबर की बात है, क्योंकि 23 में हुई थी। 23 में उन्हें राइट्स मिले जियो को, पहले तो स्टार 22 में मिले थे, 22 में मिले, 23 में पहली बार हुई है पंजाबी कमेंट्री। तो 22 के लास्ट में मिथिलेश का फ़ोन आया, बोले सिद्धार्थ सर ने ऐसा प्लान बनाया है। मैं कहा यार पंजाबी बोलनी तो आती है, 24 साल में पंजाब में रहा हूँ, पंजाबी धारा प्रवाह बोल लेता हूँ, पर माइक पकड़ के बोलना अलग चीज़ होती है, उसको स्पोर्ट्स में बोलना अलग चीज़ होती है। सो आई थिंक मैं कर सकता हूँ, क्योंकि लाइफ में चैलेंज आने चाहिए। जब आप एक ही चीज़ कर रहे हो, चाहे अच्छा कर रहे हो, वो शायद आपको बोरिंग लगने लगे, यार कुछ नया नहीं हो रहा, देन यू रीडिस्कवर योरसेल्फ। आई थिंक
मुझे उस टाइम ये लगा कि खुद को रीडिस्कवर करने का ये अच्छा मौका है कि जियो मुझे एक चैलेंज थ्रो कर रहा है और उन्हें मालूम है कि शायद मैं चैलेंज पूरा कर सकता हूँ। तो मैं कहा मिथिलेश भाई ट्राई करते हैं, एक वर्कशॉप कर लें, एक ऑडिशन टाइप कर लें। तो बोले ठीक है कर लेते हैं। तो हमारा ऑनलाइन जूम जिंदाबाद उस पर ऑनलाइन वर्कशॉप हुई और VRV सिंह थे दूसरी साइड में। तो हम शायद दूसरी बार एक दूसरे को मिल रहे थे। तो मैंने हल्का फुल्का सा एक मन में कुछ सेंटेंसेस बना रखे थे, कुछ सोच रखा था, हो गया और ठीक हुआ। ठीक है। वो 1 साल बाद मुझे बताया जियो में सिद्धार्थ शर्मा और सिद्धार्थ दत्ता, 2 सिद्धार्थ है वहाँ पे, उन्होंने बोले सुनील तेरा ऑडिशन जब हमने बाद में सुना ना, हम पेट पकड़ पकड़ के हंस के ज़मीन पे लोटपोट हो गए थे। अच्छा। एंड वी थॉट यही चाहिए हमें। हाँ। क्योंकि अपनी जनता को क्रिकेट समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। उनको अच्छा खासा क्रिकेट पता है, हमसे भी ज़्यादा पता है। उन्हें चाहिए फ्लेवर कि पंजाब का बंदा या हरियाणा या राजस्थान या हिमाचल का बंदा जो पंजाबी सुन रहा है, उसको हमने हिंदी से अलग क्या कुछ दिया है। गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रन और गेंद गई बाउंड्री तो बाहर 4 रन, ये सिमिलर ही है, लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। वो साउथ का बंदा भी, महाराष्ट्र का बंदा भी पता कर लेगा। तो क्या मैं उसको कुछ अलग दे सकता हूँ? और ये चीज़ आई रिमेंबर सिद्धार्थ भाई ने हमें अपनी मीटिंग में बताई थी। तो मैंने उनसे पूछा था, मैं कहा सिद्धार्थ भाई पंजाबी कमेंटेटर से क्या आप अलग एक्सपेक्ट करते हो? तो उन्होंने वही मुझसे पूछा, बोले तुम बताओ तुम क्या अलग करके दिखाओगे मुझे। आई थिंक जो फर्स्ट ऐसे वायरल रील आई थी पंजाबी कॉमेडी, वो आपका वाला था, डंडे लाते झंडे चुलाते ये वाली लिटल ने बड़ी विकेट लिया। सो वही बात था कि अब चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, विकेट गिरेंगे, यही कुछ होगा क्रिकेट मैच में। उसको हम हिंदी से अलग क्या करके दिखा सकते हैं? तो वो अलग करने की ट्राई की। अलग उसमें ये है कि आप उसमें पंजाब का कल्चर लेके आओ। और पंजाब का कल्चर एक तो है खाने का, एक चीज़ जो इंडिया को जोड़ती है वो है खाना, और दूसरा है क्रिकेट। और जो एक चीज़ जो पंजाब में सबसे अलग लेवल पे है वो है हमारे सिंगर, हमारे एक्टर। मतलब मैं ये बोलता हूँ और मैं थोड़ा रिस्क लेके ये बात अक्सर कहता हूँ कि पंजाब में शुभमन गिल से बड़ा स्टार जस्सी गिल है। एनी डे। अभी वहाँ पे सिंगर एक्टर क्रिकेटर से थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि गाने हर कोई सुनता है, क्रिकेट सारे लोग देखते हैं। शुभमन गिल खुद जस्सी गिल सुनता होगा, वो करण औजला का सबसे बड़ा फैन है। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। वो सिंगर भी जब आते हैं तो क्रिकेटर का नाम लेते हैं, क्रिकेटर आते हैं तो सिंगर को पाजी कह के बुलाते हैं। तो सिंगर्स पंजाब को जोड़ते हैं। तो कई साल बाद मैंने फिर वो पंजाबी गाने सुनने शुरू किए। तो अगेन मतलब वही होता है कि आप अलग क्या करना चाहते हो। एक चैलेंज थ्रो किया गया है मेरे ऊपर जियो द्वारा, तो मैं कैसे उसको अलग करूंगा। पंजाबी आज मुझे लग रहा था कि यार ये मेक और ब्रेक चीज़ है मेरे अपने लिए भी और इंडिया ब्रॉडकास्ट के लिए भी, क्योंकि नई चीज़ आती है या तो वो चलेगी या बैठ जाएगी। और मुझे ये मालूम है कि बाकी जितने लोग आएंगे वो पहली बार लाइव ब्रॉडकास्ट में आ रहे हैं, पहली वो कमेंट्री में आ रहे हैं। आई एम अ लीड कमेंटेटर, तो मुझे लीड करना है और सारी नज़रें भी मेरे पे हैं। मैं 18-19 साल से काम कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैंने ये की कि जब ये कन्फर्म हुआ कि पंजाबी कमेंट्री करनी है, जब कमर्शियल्स डील फाइनल हो गई, मेल आ गया, तो 1-1.5 महीने का टाइम था। लकीली तब मैं 20 दिन 25 दिन पंजाब में था। मैं रोज़ पंजाबी बोल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, भाई के साथ। दूसरी चीज़ मैंने ये कि नियम बना के रोज़ 1-1.5 घंटा मैंने 2 घंटे पंजाबी सुननी है, चाहे वो गानों से सुनूं, चाहे वो फिल्में देखूं, वो चाहे मैं वो अपने जट एंड जूलियट देख रहा हूँ, कैरी ऑन जट्टा देख रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला को सुन रहा हूँ, दिलजीत को सुन रहा हूँ, एमी विर्क को सुन रहा हूँ, जस्सी गिल को सुन रहा हूँ, कि पंजाबी के वर्ड ना दिमाग में बैठ जाए। मैंने बेशर्म होके पंजाबी बोली है। मैं दिल्ली में भी आया हूँ, एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तो वो एयरलाइन स्टाफ के साथ बेशर्म होके पंजाबी बोल रहा हूँ कि हिंदी 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए अपने सिस्टम से निकाल दूँ। राइट। तो ये मैंने प्रेप करना शुरू किया। फिर गानों के रेफरेंस और सिंगर्स के रेफरेंस, पंजाब के शहरों के रेफरेंस। एक चीज़ जो अपने आप शुरू हो गई वो बाद में एक नॉर्म बन गया कि पंजाब के शहरों को बीच में याद करना। अब अंबाले वाले को, फाजिलका वाले को, मलोट वाले को, समराला वाले को, बटाला वाले को, जलालाबाद वाले को, इनका नाम अपने शहरों से बाहर किसी ने सुना नहीं हो। अंबाला सुना होगा, फाजिलका, मलोट, लद्दूका, जलालाबाद, समराला, बटाला नहीं सुना होगा। वो अपने आप शुरू हुआ नेचुरली कि जॉस बटलर ने गेंद भेज दी बटाले, सैम ने गेंद भेज दी बॉल ले आओ, सटती है बॉल ने। वो सर वही तो इतनी वायरल हुई है वो रील, या इतनी वो कट की रील इतनी वायरल हुई है। मतलब विराट कोहली की वीडियो देखी शायद, वो रिएक्ट भी कर रहे हैं पूरा और वो भी हंस रहे हैं। करेक्ट। कोई ऐसी बात हुई आपकी विराट कोहली से, ऐसा कुछ रिएक्शन? कोहली से डायरेक्ट नहीं बात हुई। उनसे जो इंटरव्यू किए थे, पहली बार दिनेश कार्तिक ने किया था, फिर दूसरी बार अनंत त्यागी और सुरेश रैना ने किया था। वो वाला देखा मैंने। तो वो तो खैर वो तो हार्डकोर पंजाबी है, उसकी हमने बहुत कहानियां सुनी है। अभी मैं फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, लेकिन
लेकिन बहुत कॉमन फ्रेंड से कहानियां सुनी है. ही इज हार्डकोर पंजाबी. आई रिमेंबर जब वो नया नया स्टार बना था, किसी इंटरव्यू में उन्होंने गुरदास मान का गाना गाया था, सजना वे सजना सानू प्यार वा. तो शरणदीप सिंह उनके खास दोस्त है, वो बताते रहते हैं कि भाई वो तो हार्डकोर हमसे ज़्यादा देसी विराट कोहली है. तो और इनफैक्ट वो अपने इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि मैं तो पंजाबी सुनता हूँ. और अनंत ने जब वो प्ले किया तो आई रिमेंबर विराट सेड की और यार ये तो बहुत तगड़ी होती है क्योंकि वो पंजाबी सुनते हैं. और अब अगेन विराट कोहली और हमें एक चीज़ कनेक्ट करती है, वो सिंगर हैं, वो गानों की लाइनें हैं. तो अब मूसेवाला को वो भी सुनते हैं, दिलजीत को वो भी सुनते हैं, कुलदीप मानक को, गुरदास मान साहब को वो भी सुनते हैं. तो वो एक कॉमन कनेक्शन बन जाता है. और अब ये सिंगर ऐसे हैं जो पंजाब के बाहर भी फेमस हैं. मतलब मुझे महाराष्ट्र से, मुझे साउथ से, मुझे अब्रॉड नॉन पंजाबी से लोग मैसेज करते हैं कि बड़ा अच्छा बोला, समझ बहुत नहीं आया पर मज़ा बड़ा आया. यही हो रहा है. क्योंकि आपने वो हार्डी संधू के गाने की लाइन बोली जो हर जगह फेमस है. आपने वो बादशाह के वो गाने की लाइन का बीच में रेफरेंस दिया, वो हर जगह फेमस है. ऊंचिया ने गलना तेरे यार दिया, कनेक्ट हो रहा है. ऊंचिया ने शॉटा तेरे यार दिया. वो हर कोई जान सकता है उसको. तो मैंने वो कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जो समराला वाले को और मुंबई वाले को, जो कोल्हापुर वाले को और करतारपुर वाले को कनेक्ट कर दे. तो लकीली वो चीज़ क्लिक हो गई. वे लकी, फॉर्चुनेट, बाबे दी कृपा है, मेहर है. वही वो कह रहा था कि बट हाउ हेक्टिक इट इज आईपीएल. अब मैं आपके पार्टनर से मिला हूँ राहुल शर्मा से आईपीएल के बीच में. अच्छा. रात ही मिले मैं 2 बजे ताज होटल में. वो बहुत थके हुए थे कि अभी बस आए हैं, अब कल फिर जाना है. तो एज अ कमेंटेटर मुझे जानना है आपसे कि एग्जैक्टली कितना हेक्टिक है और व्हाट इज योर शेड्यूल जब आईपीएल चल रहा है. यार सोचो आज डबल हेडर है, सुबह 9 बज गए, आप 8 बजे उठ गए. ठीक, हेक्टिक का मतलब एक सबसे बड़ा एंगल ये है कि मुझे सबसे कम ब्रेक मिले हैं. बिकॉज आई थिंक बैक टू बैक रोज मैच है. मुझे 2 सीजन में कुल मिला के 10 ब्रेक मिले होंगे. आपको सबसे ज़्यादा पैसे भी मिले हैं. वो मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता. ये ऐसी चीज़ है, मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं. चाहे मेरे दोस्त ही को भाई तुझे कितना मिल रहा है, उसको अपनी किस्मत का मिल रहा है, अपने नेगोशिएशन स्किल्स का मिल रहा है, मुझे अपना मिला है. नंबर ऑफ डेज मेरे और शरणदीप सिंह के मैक्सिमम होंगे. मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 1 में मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने पूछा कि पाजी ब्रेक चाहिए है. आई सेड कि अगर तो आपको ब्रेक देना है, अगर तो मैंडेट है कि नहीं हर बंदे को इससे ज़्यादा नंबर ऑफ डेज नहीं दे सकते बिकॉज देयर इज अ बजट, राइट, फिर तो मोस्ट वेलकम. अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए. पैशन से ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी. मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अगर होटल बैठ के, घर बैठ के मैच देख रहा हूँ ना, या मेरे हाथ में माइक है, मैं मैच कॉल कर रहा हूँ, तो उस मैच को एब्जॉर्ब करने की मेरी क्षमता अलग है. देख के मैं उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जितना बोल के कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें आप हर बॉल पे इन्वॉल्व हो. वो मैच की कहानी चल रही है कि शिखर धवन आया, उसने पहले 6 ओवर अच्छा किया, बाद में कम हो गया, फिर सैम करन साबका सरपंच आया, उसने रन बनाए, जॉनी बेयरस्टो आया, एंड में इसने ये किया. वो कहानी मैं खुद बोल रहा हूँ. जो चीज़ हम बोलते हैं वो याद रह जाती है. जब आप देख रहे हो बीच में फ़ोन भी आ गया, बीच में हाउसकीपिंग भी आ गई, बीच में खाना भी आ गया, इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है. सो गिवन अ चॉइस मैं रोज काम करना चाहूँगा. ठीक है, 1 महीने बाद 1 ब्रेक दे दो, बॉडी है, गला है, रेस्ट वो मांगता है. बट अब मैंने प्रो कबड्डी किया है 9 सीजन, वो 3 महीना ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप करते थे. बीच में 2-4 दिन का ब्रेक मिलता था, और जब ब्रेक मिलता था वो स्टोरी लाइन टूट जाती है. स्टोरी लाइन टूटती है. SRH ये कर रहा है, 4 दिन का ब्रेक आ गया, वो स्टोरी लाइन टूट गई. बिकॉज पूरे का पूरा IPL 2 महीने एक स्टोरी है. वो 10 टीम्स की स्टोरी है. ये टीम ऊपर है, नीचे है, ये नहीं ऊपर है, नीचे है, ये टीम नंबर 7 पे है, थाला फॉर अ रीजन. पंजाब नंबर 7-8 से ऊपर जाएगी क्या, क्वालिफाई करेगी क्या, ये बैटर चल रहा है, ये बॉलर नहीं चल रहा, तो वो स्टोरी टूट जाती है. तो गिवन अ चॉइस मैं रोज काम करूंगा. अब उन्होंने मुझे बीच में 2-4 ब्रेक दिए. पहले कहा था कि आपको 1 हफ्ते का ब्रेक मिलेगा. आई सेड थैंक यू, मैं कुछ चीज़ें प्लान कर लूँगा. फिर बोले नहीं, ब्रेक नहीं मिलेगा, 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक मिलेगा. आई सेड फिर भी थैंक यू, जो आवे सो राजी जावे. बट गिवन अ चॉइस में मुझे पूरा करना है, सो दैट मेरे अंदर की जो एक स्टोरी बन रही है ना, वो स्टोरी ना टूटे. पर सर हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा, क्योंकि सारे बहुत ही यंग है, अगर उनको भी जाना है तो एग्जैक्टली हाउ कमेंटेटिंग वर्क्स. अगर 20 ओवर की इनिंग्स है तो आप कितनी देर करोगे, आप 10 ओवर करोगे, 12 ओवर करोगे, वो कितना होता है, और क्या हाइजीन जो बेसिक होते हैं, या आपसे कुछ गलती हो गई हो कभी? वो हमेशा होती है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कितने ओवर कमेंट्री करेंगे ये प्रोड्यूसर डिसाइड करता है या करती है. ठीक है. वहाँ हमारी पलक प्रोड्यूसर हैं, निशांत हैं, सो जो भी प्रोड्यूसर है वो एक रोस्टर बनाएंगे. ठीक है. अब वो रोस्टर 4 ओवर का हो सकता है, 4 ओवर का एक स्टिंट या 5 ओवर का एक स्टिंट, वो दोनों बनाते हैं. ठीक है. सपोज मैंने और राहुल शर्मा ने पहले 4 ओवर किए, अगले 4 ओवर में शरणदीप सिंह और VRV सिंह आ गए,
अगले 4 ओवर में फॉर एग्जांपल गुरजीत सिंह और रितेंद्र सिंह सोडी आ गए। ये मैच से पहले फिक्स होता है? ये आपको मॉर्निंग मिड मॉर्निंग आपका रोस्टर मिल जाएगा। अच्छा। तो वो पता होता है कि इतने इतने स्टेंट हैं। एक चीज़ जो मैं सीज़न 1 में उनको बोल दिया करता था, बिकॉज पहली बार था और मैक्सिमम लोग पहली बार कमेंट्री कर रहे थे, तो कुछ हल्की फुल्की एक टीजिंग प्रॉब्लम सी होती है, इसको इतने स्टेंट दें, ज़्यादा दें, कम दें। तो मैं उनको कहता था कि जहाँ प्रॉब्लम आए ना कि इस बंदे को ज़्यादा तो नहीं मिल रहे, वहाँ आंख बंद करके मेरा नाम लगा दो। आई डोंट माइंड डूइंग 40 ओवर्स लगातार, क्योंकि मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ हॉकी करके। मेरा जो स्कूल ऑफ मेरी जो जर्नी है वो हॉकी की है, फुटबॉल की है, कबड्डी की है। तो 2006 में मैं EPL कमेंट्री करता था अकेला। अलग अलग चीज़ें हमें लाइफ में मिलती हैं। हिंदी कमेंट्री EPL में होती थी तब? होती थी 2006 में, पहले भी हुई थी। 2006 में मैंने की थी। EPL, चैंपियंस लीग, FA कप, UEFA कप, ये होते थे ESPN पे। तो वो मुझे करने को कहा गया था ना। वाज लाइक ओके फुटबॉल करेंगे, तो बहुत सही है। तो बैक टू बैक मैंने 3 मैच किए हुए हैं। 120 मिनट्स आप ही बोल रहे हो? सारे 120 नहीं गए। 90 into 3 270 मिनट हो गए। और बीच में एक ऐसा दौर भी था, तो मुझे कहते थे कि जो मिड शो आता है ना, जो वो इंग्लिश में होता है, उसको भी सुन के उसकी पैरा डबिंग करो हिंदी के लिए। तो वो 5 घंटे का नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्ट में मुझे बीच में 1-2 मिनट का लू ब्रेक मिलता था। भागा, खाली किया, ब्लैडर वापस आ गया। और ये सब रात में ही हो रहा होगा, आई एम श्योर। और वो सिंगापुर में था, वो हमसे भी 2.5 घंटे आगे हैं। तो रात के 9-10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो वो 5 घंटे नॉन स्टॉप कमेंट्री करने के बाद ये 5 ओवर का स्टेंट, तो मतलब आपको टैक्सिंग नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है कि चैलेंज नहीं है, पर वो टैक्सिंग नहीं है। तो जब भी प्रोड्यूसर को लगता है ना कि यार इसको सुनील को मैंने 5 में से 2 स्टेंट दे दिए, मैं कहता था यार 5 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा अगर लगातार करूंगा तो वो पूरा मैच की स्टोरी में वीव कर रहा हूँ। ओवर 1 से लेके ओवर 20 पूरी कहानी में बता रहा हूँ कि पावर प्ले अच्छा था, मिडिल ओवर ये वापस आया, ये बैटर पहले 10 बॉल में 5 रन बनाए थे, अगली 20 में। तो पूरी कहानी में वीव कर रहा हूँ, तो वो कहानी थोड़ा सिस्टमेटिकली जाएगी। नए कमेंटेटर आए, हो सकता है वो मेरी कहानी को आगे ले जाएं या वो अपनी कहानी शुरू कर दें। तो आई डोंट माइंड डूइंग 40 के 40 ओवर, बट ये प्रोड्यूसर का कॉल है। वो 40 में से 20 ओवर करवाए, 15 ओवर करवाए, 10 करवाए, मैंने सब कुछ किया है क्रिकेट में। और हाइजीन में ऐसा होता है कि नॉर्मली 2 कमेंटेटर होते हैं, कभी कभी DPL में 3 कमेंटेटर हैं। पंजाबी में मोस्टली हम 2 लोगों ने किया है, पर कोई गेस्ट आ जाए, अब बहुत सारे गेस्ट आते हैं, जैसे गिल आ गया, मनकीरत औलख भी आया सी, मनकीरत औलख आया सी, बादशाह आया सी, अपना एक वो पंजाबी इन्फ्लुएंसर है झुमरू, वो 2-3 बार आया था। तो हम 2+1 हो जाते हैं। एक वो अपनी अंकिता सहगल है, वो आई थी। तो उसमें फिर हाइजीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर हमारा फोकस उस पर भी रहेगा। फिर उसको बीच में काट के हमने 6 को भी बोलना है। तो वो डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। राइट। और गलतियां तो होती हैं यार, गलतियां तो मतलब जो इंसान ये कहता है कि मैंने गलती नहीं की है, वो झूठ बोल रहा है। इंसान गलतियों का पुतला है, बट गलती करना कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये हो कि गलती कम से कम हो। जब आप बोल रहे हो और लाइव बोल रहे हो, जहाँ रीटेक का कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, स्लिप ऑफ टंग हो ही जाएगा। कोई एक स्टैट गलत बोला जाएगा, कोई एक नाम गलत बोला जाएगा। अब जैसे ही रियलाइज किया उसको ठीक कर लो, या खुद पे हंस लो। गलती की है, कोई बात नहीं यार। मेरे को तो बचपन लगता था कि कमेंटेटर स्टेडियम में बैठ के देखते हैं। अभी पता चला मेरे को कि स्टूडियो में बैठते, तो आपके पास जो स्क्रीन ही है, 2 टीवी है मेरे ख्याल से, है ना? आपको कितने 2 एंगल मिलते हैं, 3 एंगल? एक एंगल। जो हम देख रहे हैं वही आप देख रहे हो क्या? जो आप देख रहे हो, मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है। अरे यार, फर्क इतना है कि मेरे पास वो तस्वीर कुछ सेकंड पहले पहुंच रही है। वही। जब हम स्टेडियम में भी बैठे हैं ना, सपोज मैं DPL स्टेडियम से कर रहा हूँ, आइडियली हमें टीवी ही देखना है। अच्छा। मतलब मैं कोई यंग कमेंटेटर मुझसे पूछता है कि सर क्या देखना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ एक आंख से टीवी देखो, एक आंख से स्टेडियम देखो। उसका रीजन ये है कि आप वो देखोगे जो स्क्रीन पे आएगा, क्योंकि वहां तो 20, 22, 25, 10, 50 कैमरा लगे हुए हैं। सारी फीड डायरेक्टर के पास जा रही है। वो उसमें से एक एंगल सेलेक्ट करेगा और वो आपको दिखाएगा। अब आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल क्लोजअप पे MSD को, और वहां पे मैं सपोज ग्राउंड में बैठा हूं, वहां 2 प्लेयर आपस में बात कर रहे हैं, मेरी नजर उस पर पड़ गई कि यार ये सिमरजीत सिंह और ये शिवम दुबे आपस में क्या बतिया रहे हैं, बट तरन और शुभम देख रहे हैं MSD को, और कमेंटेटर बातें कर रहे हैं शुभम दुबे की। ये कौन सी दुनिया में बैठा है यार। तो इसीलिए एक बेसिक प्रिंसिपल कहा जाता है, टॉक टू द पिक्चर्स। तो अगर ग्राउंड में भी बैठे हो, उसमें रेफरेंस के लिए सपोज किसी ने बड़ा शॉट मारा, वहां आप फटाफट एक आंख से देख सकते हो कि 6 जा रहा है कि कैच हो रहा है, या अगर हवा में भी है, वहां फील्डर है कैच करने के लिए कि नहीं है, आप वहां एंटीसिपेट कर लोगे। तो उस हिसाब से आप उस पिक्चर को बोल सकते हो। लेकिन
बोलना आपने पिक्चर पे ही है। उसमें ये हो जाता है कि जब आप टीवी पे बैठे हो, जब आप स्टूडियो कमेंट्री कर रहे हो और राजदान साहब का वो फेमस आवाज बोलने से कैच अच्छी आई नहीं थी वो अभी भी मैं उनकी लेग पुलिंग करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, हम कर सकते हैं। तो वो टीवी का एक हैंडीकैप है, तो उसमें आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। बिल्कुल, उनका तो बहुत स्मार्ट था कि आवाज अच्छी आई नहीं, लेजेंड फॉर अ रीजन। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, आई डोंट कमिट, आधे सेकंड का गैप ले लिया। और टीवी में अगर आप पॉज ले रहे हो ना, मेरे फर्स्ट बॉस जॉय भट्टाचार्य के बॉस थे ह्यू बेवन, वो वन ऑफ द लेजेंड्स हैं ब्रॉडकास्ट के। उन्होंने एक छोटी सी बुकलेट मुझे दी थी बिगिनिंग ऑफ माय करियर कमेंट्री के को लेके, 2-3 पेज थे उसमें। तो एक उसमें एक हेडिंग थी, साइलेंस इज गोल्डन। टीवी में आपको हर बार लगातार नहीं बोलना है, दिस इज नॉट रेडियो। तो अगर आप साइलेंस रखते हो, आईपीएल में तो एम्बियंस इतना है यार, ईपीएल में तो एम्बियंस इतना है, मुझे लगता है कि वो एम्बियंस कमेंट्री है, वो मेन चीज है। हमें एम्बियंस को बीच में फिल करना है, बोला पॉज लिया, कमेंट्री एम्बियंस कमेंट्री। तो अगर किसी ने बड़ा शॉट खेला और मैंने 1 सेकंड नहीं बोला, तो वो जो रोर आएगा ना, वो चाहे कैच की एंटीसिपेशन में आए, चाहे वो 6 के एंटीसिपेशन में आए, शोर मचेगा। वो शोर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सपोज एमएसडी ने शॉट खेला, आपको क्या आवाज आई, यो, उस टाइम आप कमेंट्री मिस नहीं करोगे। लेकिन जब हमें पता चल गया कि बॉल अब जा रही है, उस टाइम मैंने कमिट करके बोला और पिक्चर्स को वहां पे अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट किया कि धोनी ने धुआं कढ़ता, धोनी ने धन धन कराती। वो शोर के बाद बोली हुई ये एक लाइन आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, रादर देन धोनी ने कमाल करता, ओ लेकिन आउट हो गए, तो फिर आप गालियां दोगे मुझे। तो बेटर है कि कमिट ना करो, वो एम्बियंस को भी अपना इफेक्ट दिखाने दो, राइट, ताकि आपको ज्यादा मजा आएगा। पंजाब किंग्स के फैन हो आप? फेवरेट टीम? आईपीएल यार लीग्स में ना, कोई भी लीग हो, मेरे लिए फेवरेट चुननी मुश्किल है। अब ये सवाल प्रो कबड्डी के फैंस ने करोड़ों बार मुझसे पूछ लिया और करोड़ों बार मेरा एक ही जवाब होता है, और वो करोड़ों बार कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। पर एक अगर आपको चूज, लेकिन वो जवाब में हमेशा ये है कि सारी टीम्स बराबर हैं। बट आईपीएल में आके एक नेचुरल फिनोमिना है, मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ, उसके बाद मैं पंजाबी कमेंट्री कर रहा हूँ, तो वो चीज़ अपने आप मेरे अंदर रच बस गई। वो मैं पंजाबी कमेंट्री कर रहा हूँ जो पंजाब को केटर कर रही है, मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ, तो बायसनेस आएगी, आएगी। वो बायसनेस नहीं, वो प्यार है, वो आएगा ही आएगा। दूसरी एक चीज़ होती है कमेंट्री में, जिसे बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। मतलब आप मुझसे पूछो मैं कौन हूँ, मैं बोलूँगा मैं खेलों का कहानीकार हूँ। आप अपने पॉडकास्ट में कहानियां सुना रहे हो, अपनी वेब सीरीज में कहानी तो हमें बता रहे हो, या कोई अगर आप रील कर रहे हो बहन के साथ, तो वो कहानी तो है, भाई बहन का प्यार और नोक झोंक। क्रिकेट भी कहानी है, कबड्डी भी कहानी है, हॉकी भी कहानी है। तो उस कहानी को सुनाने का एक एंगल होगा, 2 एंगल नहीं हो सकते। होंगे तो छोटे एंगल होंगे। पंजाब वर्सेस केकेआर अगली बार जब खेलेंगे तो एंगल आएगा कि क्या केकेआर उस हार का बदला लेगी, लेकिन उस एंगल का हीरो एक होगा और वो है पंजाब। जो बांग्ला कमेंटेटर हैं उनके लिए हीरो होगी केकेआर, मेरे लिए हीरो होगी पंजाब। तो मैं कहानी पंजाब के एंगल से सुनाऊंगा कि क्या पंजाब 262 बना सकता है। पंजाब ने बना लिए तो वो कहानी ऐसे एंड होगी, पंजाब ने नहीं बनाए तो वो कहानी वैसे एंड होगी, लेकिन वो हीरो रहेगा पंजाब, और स्पेशली पंजाबी कमेंट्री में। पर ये पंजाब की जो टीम है, ये सैड स्टोरी क्यों है? जीत क्यों नहीं रही? गुड क्वेश्चन। बताओ आप कुछ। बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। पर क्यों, मतलब कुछ आपको लग रहा हो कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, क्या दिक्कत हो रही है? ऑप्शन आ रहा है, कुछ हो रहा है? गलत ढूंढना ना बड़ी मुश्किल चीज़ है, गलत ढूंढना बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यू नो अगर तो प्लेयर्स खराब हो, मतलब हिस्ट्री ले लो आप, युवराज सिंह से लेके तो अच्छे मिले हैं, सहवाग से लेके इरफान से लेके केएल राहुल से लेके गब्बर, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ ऐसी है जो ना जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हमारा बच्चा, मेरे पेरेंट्स कहते थे, मेरे पेरेंट्स तो कहते थे कि ये पढ़ता ही नहीं है। ऐसे पेरेंट्स हमारे सबके सर्कल में एक फ्रेंड होता है जो पढ़ता है, मेहनत पूरी करता है, टॉप फिर भी नहीं कर पाता। पंजाब की टीम वही है। कोई ऐसा स्क्वाड नहीं मिलेगा जो आपको लगता है जिसके अंदर टैलेंट ना हो, या जिसका कैप्टन अच्छा ना हो, या जिसका फैन बेस, पंजाब का फैन बेस देख लो यार, इसका कोई जवाब नहीं है। लाइफ में ना कुछ बर्म्यूडा ट्रायंगल में क्यों जहाज गायब होते हैं, कोई जवाब ही नहीं है। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, ना तुम जानो ना हम। चलो अब इससे हॉकी पे चलते हैं। जो आपकी इतनी लेजेंडरी लाइंस हमें सुनने को मिली हैं लास्ट ओलंपिक्स में भी और इस बार ओलंपिक्स में भी, तो इतना मैं आपके बाकी इंटरव्यूज देख रहा था, आई थिंक वो प्रिपेयर तो आप करके नहीं जाते, वो सारा तो आपका
इमोशन ही बाहर आता है। लेके तो नहीं लेके जाते ना उनसे कुछ, या आपके थोड़ा रहता है कि अगर जीते तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा। प्रेपरेशन होती है स्टैट्स की, बिल्कुल। वो इनफैक्ट मेरे एक और मित्र हैं जिम्मी, जर्नलिस्ट हैं, बोले पाजी अपने नोट्स तो दिखाओ मुझे। तो वो नोट्स जरूर बनते हैं, इस प्लेयर ने इतने मैच खेले, इतने गोल किए, ये 2 टीम्स की ये हिस्ट्री है, पिछली बार कब खेले थे, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। सेंटेंसेस प्रिपेयर नहीं कर सकते। वंस इन अ वाइल पंजाबी कमेंट्री में मैं 2-4 वो लिख लिया करता था कि यार आज मैंने सुबह जब वॉक कर रहा था तो गाना सुना, उसमें कुछ लाइन फिल्टर हो गई कि अच्छा ये बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये नज़र रखे हो ऐसे मुंडे ते नज़र रखे हो, समथिंग लाइक दैट। और जितनी बार मैं लिख के गया हूँ वो बोली नहीं गई है। वो तो एक पंजाबी कमेंट्री की बात हो गई। उसमें तो आपको पॉज मिलते हैं, ब्रीदर मिलते हैं, वो मोमेंट आप कॉल करो कि ना करो पता नहीं। जब सेंचुरी हुई मैं कमेंट्री बॉक्स में हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं। हॉकी का मैच मुझे पता है, मैं सारा मैच करूँगा, उस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये मुझे पता नहीं है। सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते। और इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है, ये तो कोई बड़ा सेंटेंस भी नहीं है। इस सेंटेंस में कुछ खास है ही नहीं। इसमें तो इमोशंस मतलब मेरे को रोना आ गया था सर आपको देख के कि सबको गूज़बम्स आ गए थे कि क्या मतलब कैसे हो गया ये, और हुआ है तो कितनी बड़ी चीज़ है। उस मैच के बारे में भी अच्छे से आप बताओगे आज की। वो मैच बड़ा था यार, वो मतलब कई इतने लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार वो मोमेंट कैसा था, आप क्यों इमोशनल हो गए, आपने ऐसा कर दिया है। मुझे प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स के मैसेज आए, बाद में मिले भी, पाजी तो सीता सानू असी बाद विच देखा, आपने हमें रुला दिया, हमारे घर वाले रो रहे थे। मैं कहा भाई मैंने नहीं रुलाया तुम्हें, तुमने मुझे रुलाया है। वो उसमें 2 चीज़ें थी, वो मेरा मोमेंट नहीं था, वो हॉकी टीम का मोमेंट था। और अगेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट स्टोरी, वो स्टोरी चलती है। पहला मैच हमने न्यूजीलैंड से खेला, हम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बन के ओलंपिक में गए थे। राइट। लास्ट टाइम हम मेडलिस्ट बन के गए थे 1972 में, 68 में मेडल आया था, 72 में हम मेडलिस्ट बन के गए थे। तो ये 52 साल बाद हो रहा है जब हम डिफेंडिंग मेडलिस्ट बन के गए हैं। पहला मैच हम एवरेज खेले। अब कहानी देखो कैसे शुरू होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 का टाई है, लास्ट 2 मिनट में पीसी मिला, सरपंच साहब ने गोल किया, टाई वाला मैच जिताया, बड़ी मुश्किल से जीते। अगला मैच अर्जेंटीना लीडिंग इंडिया बाय 1-0, आखिरी 2 मिनट पीसी मिला, हरमन ने जिता दिया, बड़ी मुश्किल से हमने ड्रॉ करवाया। तो 2 मैच हम एवरेज अबव एवरेज खेले। तीसरा मैच आयरलैंड आई, बहुत अच्छी टीम नहीं है, हमने 2-0 से हराया, ओके परफॉर्मेंस है, पासिंग मार्क्स हैं। चौथा मैच आया बेल्जियम के साथ, और बेल्जियम 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को 6-1 7-1 मार के आ रही है। मतलब हमें लग रहा था भाई गए। उस मैच में हमने लीड ली, 2-1 हारे, बट वी प्लेड वेल, परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। फिर आया ऑस्ट्रेलिया जो बेल्जियम से पिट के आया है, और जो बाद में न्यूजीलैंड को पीट के आया है, घायल शेर, उसको हमने 3-2 से हराया। 72 के बाद पहली बार ओलंपिक्स में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। एक मेडल हमारा उसी टाइम कंफर्म हो गया था जब हमने ऑस्ट्रेलिया को बैरियर तोड़ दिया, शैकल्स टूट गए, पंजाब किंग्स सेमीफाइनल में पहुंच गए, वो बैरियर टूटा, पहला बैरियर। जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तब मुझे लगा कि भाई अब हम किसी को भी हरा सकते हैं। एक बैरियर था अपने प्लेयर्स के मन में। तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, एवरेज, अबव एवरेज, बेटर। फिर आया क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन। तो उसके दूसरे क्वार्टर में अमित रोहिदास को मिलता है रेड कार्ड, डिबेटेबल भी है। मैंने तो उस टाइम भी बोला था, अगले मैच में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, वो रेड कार्ड नहीं था। कई रूल्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन होते हैं। अंपायर को लगा, टीवी अंपायर को लगा वो रेड कार्ड था, मुझे नहीं लगा। मुझे लगा था मैक्सिमम येलो है 10 मिनट का। चलो दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ था, हमने 3 क्वार्टर बिना एक प्लेयर के खेलना था, और वो प्लेयर है आपका डिफेंडर, विच मीन्स मनप्रीत सिंह को डिफेंस में पीछे जाना पड़ेगा, डिफेंस की सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो आपके मिडफील्ड हो गई थोड़ी सी वीक, नंबर 1। और अमित रोहिदास वो डिफेंडर है, जब सामने वाली टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो वो हमारी गोल में 4 प्लेयर खड़े होते हैं, 4+1। वो 4 में सबसे इंपॉर्टेंट है अमित रोहिदास। एक होता है फर्स्ट रशर, सामने वाली टीम में जो ड्रैग फ्लिक मारेगा ना, उसके सामने दौड़ना है ताकि वो ड्रैग फ्लिक ना मार पाए, वो अमित रोहिदास है। एंड ही इज द बेस्ट रशर इन द वर्ल्ड। उसको मैं बब्बर शेर बोलता हूँ लड़के को। जब टोक्यो में मेडल आया था ना, उसके बाद बहुत सारे फेलिसिटेशन हुए थे। यूपी में हुआ था, लखनऊ में, तो आई वाज लकी कि मैं वो होस्ट कर रहा था। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हॉकी टीम वहाँ भी मेडल लाई थी, तो हॉकी टीम को मेडल मिल रहे थे, योगी जी उनको मेडल दे रहे थे। तो जब अमित रोहिदास की बारी आई थी, आई रिमेंबर सेइंग कि योगी जी इसको ज़्यादा आशीर्वाद देना, क्योंकि ये लड़का, इमेजिन
आपके सामने गोंजालो पियात ड्रैग फ्लिक ले रहा है, मुझे सोच के गूज बम्स आ रहे हैं। वो 120, 130, 150 किलोमीटर की स्पीड पे बॉल निकलती है गोली की स्पीड से। मोटी प्लास्टिक की बॉल है, वो लग जाए तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और ठीक है शिन गार्ड पहने हुए हैं, पर वो शिन गार्ड पहने हुए भी जब 4 फीट सामने से बॉल लगती है तो इंसान की क्या हालत होगी। वो दलेर, वो बब्बर शेर अमित रोहिदास, वो बॉल्स अपने पैर पे खाता है, गोल नहीं होने देता। अब वो अमित रोहिदास अपने टीम में नहीं था। 3 क्वार्टर हमने उसके बिना खेलना था और हमने लीड ली। बाद में उन्होंने लीड बराबर कर दी। उस मैच में इफ आई रिमेंबर करेक्टली 23-24 शॉट ऑन इंडियन गोल आए थे। बिल्कुल 24 में से हमारे बब्बर शेर श्रीजेश ने 1 स्लिप होने दिया, बस 23 बचा लिए। उसके बाद हम मैच को ले गए शूट ऑफ में। जैसे ही वो आखिरी विसल बजी, आई रिमेंबर, वो मैंने अभी हार्दिक सिंह के टाइमलाइन पे वो वीडियो देखा था। हार्दिक के पास बॉल थी, मैं वो 5 सेकंड निकालने थे। 5 सेकंड निकलते तो शूट ऑफ में जा रहा था। शूट ऑफ में जा रहा था तो मुझे कंफर्म था मेडल जीत रहे हैं। तो मुझे याद नहीं था, हार्दिक की टाइमलाइन पे मैंने देखा कि वो डिफेंस कर रहा था। तो आई रिमेंबर उस वीडियो में मैं कह रहा था शाबाश हार्दिक, शाबाश हार्दिक, शाबाश हार्दिक। मैच शूट ऑफ में जा रहा है। शूट जैसे ही अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिला, मुझे लगा भाई ये मैच गया। 3 क्वार्टर अपने मेन पेनल्टी कॉर्नर डिफेंडर के बिना हम खेल रहे हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन ले गया यार मैच। कट टू शाबाश हार्दिक, कट टू 60th मिनट। जैसे ही वो 60 मिनट की विसल बजी, उस टाइम मुझे लगा था मैच गया। इस टाइम मुझे लगा कि अब मैच नहीं जा रहा। ये तो कि पीसी में जाएगा तो श्रीजेश शूट ऑफ में श्रीजेश नहीं गोल स्लिप होने देगा। तो इमेजिन, मतलब 3 क्वार्टर आप अगर बिना अमित रोहिदास के खेल रहे हो, आप उस टाइम फेवरेट नहीं। वो क्रिकेट में आता है ना विन प्रिडिक्टर, अगर उस टाइम हॉकी में आता तो वो 95-5 होना था। 95 GBR, 5% इंडिया। वो जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच T20 वर्ल्ड कप, ये उससे भी बड़ा है क्योंकि उसमें हमारे प्लेयर पूरे थे, इसमें हमारा एक प्लेयर कम था, मेन डिफेंडर आपका। तो एंड में मुझे एकदम से सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह की लाइंस याद आ गई थी और मैंने बोली थी, और वो उस मौके पे जाती थी, चिड़ियां नाल जे बाज लड़ावा, गिदड़ा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, तब है गोविंद सिंह नाम कहावा। और वो खैर हमारे वो गीदड़ तो है ही नहीं, वो हमारे शेर थे। वो शेर बब्बर शेर बन के खेले थे। और मैंने उस टाइम आई थिंक कुछ बातें याद रह जाती हैं, ये कहा था कि आप 10 प्लेयर हो, जो प्लेयर बाहर गया है ना उसका 10% आपको एक्स्ट्रा खेलना है, 110% खेलना है। उन्होंने करके दिखा दिया यार। तो वो जो मोमेंट था वो अपने प्लेयर्स का था। बिल्कुल। हम वो मैच जीतने के फेवरेट नहीं थे। हम जीत गए। और मतलब ये भी नहीं है कि शूट ऑफ क्लोज हो गया। श्रीजेश ने 2 बचा लिए थे, राजकुमार पाल ने, ललित उपाध्याय ने, सुखजीत ने और हरमन ने वो गोल किए थे। 4-2 से हमने 1 साइडेड शूट ऑफ जीता था। और उस टाइम अगेन एक लाइन मुझे अपनी याद है कि मेरे लिए ये अभी गोल्ड मेडल है, आगे जो हो ना हो, यहां से अगर हमने मैच अब निकाल लिया है ना तो मेडल आ गया है भाई। तो वो मैच वो अपने बब्बर शेरों ने खास बनाया। और आई वाज अगेन लकी, हॉकी इंडिया ने श्रीजेश का फेयरवेल दिया, दे इनवाइटेड मी एज एन MC, आई वाज ऑनर्ड। वहाँ सारे प्लेयर मिले, और जैसे हरमन मिला जफ्फी डाल के, जैसे हार्दिक मिला, जैसे जर्मन मिला, जैसे श्रीजेश मिला, मनप्रीत मिला। तो वो मुझे कह रहे हैं पाजी, मैं उनको कह रहा हूँ पाजी तुसी भाई तुमने जीता है। तुम अपने फैमिली से महीनों दूर रहते हो, ट्रेनिंग करते हो, बॉल्स खाते हो शरीर पे, क्या कुछ नहीं करते, कितने किलो वेट लूज कर लेते हो एक मैच में, भागते दौड़ते टर्फ पे दौड़ते हो। यू चरण कहाँ है तुम्हारे? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपकी वॉइस भी उसको ट्रांसलेट करती है इमोशन को, क्योंकि मैचेस तो और भी होते हैं, बट जो इंस्टेंट कनेक्ट आता है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जैसे बोलते भी ना कि मैं तो एज ए फैन ही देख रहा होता हूँ मैच, और अपनी व्यूज़ भी या अपनी एक्सप्रेस भी आप एज ए फैन ही करते हो, कोई एक्सपर्टीज नहीं दिखाते, कुछ नहीं। उससे मुझे लगता है कि जो इंस्टेंट कनेक्ट बनता है ना, कि इंडियंस तो मोस्टली हॉकी वही बड़े मैचेस में ही देखते हैं, या पता चल गया पाकिस्तान से कोई मैच है या ये वाले मैचेस हैं तभी देखते हैं। तो उसमें तो मुझे लगता है आपका रोल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप वो कनेक्ट फील करा देते हो, और हमें याद रह जाती हैं चीज़ें कि हाँ इतना बड़ा मैच हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉमेंट्री ऑल्सो। भैया आपका प्यार है, नहीं मजा आता है, यही बोलूँगा। नहीं आपका पैशन है सर, मुझे लगता है वो दिखता है। 2 चीज़ें हैं। वो जब
भगवान राम की सेना राम सेतु बना रही थी ना, तो जो मैंने ये पढ़ा है मैंने, आई थिंक ये गिलहरी वाला वो गिलहरी मुंह में वो मिट्टी दबा के जाती है और पत्थरों के बीच में डाल रही थी, वो कह रही मैं भी अपना योगदान दे रही हूँ, वो मिट्टी डालेगी, वो पानी में घुल जाएगी, मिट्टी डालेगी, फिर वो, बट एटलीस्ट वो कोशिश कर रही थी। तो राम जी ने बुलाया उसको प्यार किया और उसकी एफर्ट्स के लिए उसको शाबाशी दी। तो जितना योगदान उस गिलहरी का था उतना ही योगदान मेरा है, कुछ नहीं है। मैं बस एक चीज़ ज़रूर है कि जब मैं किसी लीग में कमेंट्री कर रहा हूँ, डीपीएल में कर रहा हूँ, ईपीएल में कर रहा हूँ, पीकेएल में कर रहा हूँ, तब मैं हर प्लेयर की, हर टीम की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बिकॉज कमेंटेटर का एक काम कहानी सुनाना है और दूसरा काम सेलिब्रेट करना है। स्पोर्ट्स इज सेलिब्रेशन। जो हार रहा है उसको सांत्वना दो, उसके लिए अच्छी बातें बोलो, जो जीता है उसकी खुशी को सेलिब्रेट करो। पर जब मैं इंडिया की जर्सी देख लेता हूँ तो फिर वो फैन आ जाता है, फिर वो तरन बैठा हुआ है, फिर वो शुभम बैठा हुआ है, फिर वो चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू और उनके सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़ैन बैठा है कमेंट्री बॉक्स में, फिर मुझे ऐसा लगता है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कहीं भी पटियाला से लेके अम्बाला से लेके त्रिवेंद्रम से लेके बंगाल और मुंबई उड़ीसा, जो भी बंदा, जो भी इंसान मैच देख रहा है उस टाइम वो क्या सोच रहा होगा, और नेचुरली मैं भी वही सोचने लगता हूँ। अगर मनप्रीत के पास बॉल है तो शुभम तो यही कहेगा कि मनप्रीत चल भाई आगे बॉल पास कर। ऑलमोस्ट वही बात मैं बोल देता हूँ इन कमेंट्री टर्म्स। अगर पेनल्टी कॉर्नर की विसल बजी, इशारा हुआ, तो तरन क्या सोचेगा कि हरमन जी आओ गोल करो, वही मैं बोल देता हूँ आ जाओ सरपंच साहब, आ गया पेनल्टी कॉर्नर। तो फैन बन के कमेंट्री करता हूँ। और कई लोगों को ये बात शायद अच्छी ना लगती हो, नहीं ना सुने वो उनकी मर्जी है। बट ओवरऑल जो फीडबैक मिला है मुझे लोगों का, और फीडबैक क्या प्यार मिला है लोगों का, तो मेरी खुशकिस्मती है नंबर 1 कि बड़े मैचेस में सौभाग्य आया कि मैं कमेंट्री बॉक्स में था। मेरी खुशकिस्मती है कि इंडिया ने मेडल जीते, कई बार था और मेडल नहीं आए। बट कोशिश मेरी ये होती है कि वहाँ सुनने वाले को ये लगे कि यार ये तो मेरी फीलिंग बोल रहा है। और वो कोशिश नहीं होती, वो अपने आप आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने आप आता है। मैं उस टाइम आप प्लान नहीं कर सकते। गुरु गोविंद सिंह पातशाह की वो लेजेंडरी पंक्तियाँ मन में थी, वो ज़बान पे आ गई, कोई प्लान नहीं किया था। अब भारत सेमीफाइनल जा रहा है, इज़ अ स्टेटमेंट, लेकिन शायद वो स्टेटमेंट उस तरीके से आई जो आपके इमोशन थे, विद द करेक्ट इमोशंस, वो मैटर करता है। और वो इसलिए आए क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने करके दिखाया। और अब कमेंट्री में आप बोल रहे थे इस बारी श्रीजेश का, जब आप बता रहे थे कि जो इंडियन हॉकी के सारे लेजेंड रहे हैं, बलबीर सिंह सीनियर एंड दद्दा ध्यानचंद से लेके सबका आपने काउंट किया, आपने बोला कि श्रीजेश को भी अब सेम कैटेगरी में ही हमें रखना चाहिए, वहीं वो आते हैं। तो जो हमारी ऑडियंस है, मुझे पता है मोस्टली यंग ऑडियंस है एंड रिसेंटली हॉकी फॉलो करना शुरू किया जब से राइज आया इंडियन हॉकी का। तो मैं चाहता हूँ आप अपने स्टाइल में हमें बताएं, व्हाई इज श्रीजेश सो बिग एंड हमें उन्हें और कितना ज़्यादा अभी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। व्हाई इज ही अ लेजेंड? बड़े बड़े सारे कारण हैं भाई। 4 ओलंपिक खेले हैं श्रीजेश ने। 4 ओलंपिक खेलने वाले इंडिया में टोटल 5 प्लेयर हैं हॉकी के ओलंपिक खेलने वाले। चौथा और 5वां श्रीजेश और मनप्रीत है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एज अ गोल कीपर, हालांकि गोल कीपर्स बिकम बेटर विद एज, पर 4 ओलंपिक खेल लेना और मिड 30s में आके इतनी फिटनेस रखनी। और कभी उनके वीडियोस देखना, जियो सिनेमा भी देख लेना चाहे जाके, वो दिनेश कार्तिक ने उनका इंटरव्यू किया था, उसमें वो अपने इक्विपमेंट पहनते हैं। दिनेश कार्तिक भी पहन रहे हैं। वो कितने किलो का वो इक्विपमेंट है। तो ये गर्मी, वहाँ गर्मी अलग, और इतनी ह्यूमिडिटी टोक्यो में भी थी, पेरिस में भी थी, और बीच में है वो। आई थिंक इस बार टोक्यो में ही, पेरिस में ही हुआ था। वो अपना हेलमेट उतार रहे हैं, पसीने की बाल्टियां निकल रही हैं। बिल्कुल। और उसमें आपको एजिलिटी से मूवमेंट करनी है। राइट में बॉल आई, राइट में डाइव लगानी है, लेफ्ट में आई, लेफ्ट में डाइव लगानी है, एंटिसिपेट करके, इतने किलो का इक्विपमेंट पहन के। वो फिजिकल एस्पेक्ट है। फिर ये 2 डेकेड अपने आप को मैच फिट रखना। 4 ओलंपिक खेले हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज द ओनली इंडियन गोलकीपर जिसके पास 2 एशियन गेम गोल्ड मेडल हैं। एशियन गेम 2 गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक जीतने के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि एशिया के अंदर कंपटीशन और वर्ल्ड लेवल दोनों में कंपटीशन है, लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ही इज द ओनली इंडियन गोलकीपर जिसके पास 2 एशियन गोल्ड हैं और 2 ओलंपिक के मेडल हैं। 2 ओलंपिक मेडल वाले तो और मिलेंगे, लेकिन 2 एशियन गोल्ड नहीं मिलते आपको।
और अभी ये जो उनका फेलिसिटेशन फेयरवेल हुआ था उसमें सारे प्लेयर आके उनको थैंक यू बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे। हरमन ने और मनप्रीत दोनों ने एक बात बोली थी और उस बात का बड़ा वेट है और आपके सारे क्वेश्चन का वही एक आंसर है। बोले हमें मालूम है कि हम गलती करेंगे तो चलेगा क्योंकि पीछे भाई खड़ा हुआ है, वो रोक लेगा। इतना विश्वास एक प्लेयर के ऊपर कि भाई मेरे से गलती हो गई तो श्रीजेश नहीं जाने देगा। और श्रीजेश ने एंड में क्या कहा था जब उसकी स्पीच चल रही थी, वो जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था, इंडिया वाज लीडिंग 2-1, बॉल दूसरे क्वार्टर दूसरे हाफ उनकी डी के बाहर थी। तो मैंने आई रिमेंबर मैंने काउंटडाउन शुरू किया कि चलो भाई काउंटडाउन शुरू करो, इंडिया का मेडल आ रहा है। 10 युवराज सिंह बोल रहा है 9 8 7 6 5, इतने में उन्होंने एक बॉल लेके लंबा पास दे दिया, अपनी डी में बॉल आ गई। और हम लोग अपने सेलिब्रेट के मूड में थे और श्रीजेश ने अपना हेलमेट उतार दिया था, वो नाचना शुरू करने लगा था। उसने देखा बॉल आ गई, हेलमेट उठाया, पहना, वापस बैक टू ड्यूटी। तो श्रीजेश ने हंसते हुए कहा था कि भाई ये कह रहे हैं कि हमें तेरे पे विश्वास है पर मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। वन थिंग आई हैव लर्नड इज नेवर ट्रस्ट योर टीममेट्स, ट्रस्ट योरसेल्फ। बट उनको मालूम था श्रीजेश रोक लेगा, पर श्रीजेश भाई उस टाइम एक्सटेसी में था। लास्ट मैच, ओलंपिक मेडल, हेलमेट उतार दिया, उठा, फटाफट डाला और स्पेन ने रिव्यू मांग लिया। हमारी सारी सेलिब्रेशन बीच में रह गई। वो शायद बाद में वो रिव्यू कैंसिल हो गया, श्रीजेश बाउट डाउन इन फ्रंट ऑफ द गोल। तो ये सारे लफ्ज़ों के बावजूद आई थिंक श्रीजेश का कंट्रीब्यूशन ना हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। एक दिन मैं ही कोशिश करूंगा कोची जाके भाई के घर बैठ के अप्पम खा के और फिल्टर कॉफ़ी पी के उसका इंटरव्यू करूं, चेयर के दूसरी माइक के दूसरी साइड में आके बैठूं। बट अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कृष्ण बहादुर पाठक और सूरज करकेरा के लिए जो अब नेक्स्ट गोलकीपर हैं। बिग शूज टू लिटरली बिग, बहुत बड़ा शू साइज है उसका। बट आई होप, क्योंकि उन दोनों ने श्रीजेश के साथ बहुत खेल लिया है। बट आई विल रिपीट माई सेंटेंसेस। एक होते हैं लेजेंड्स, फिर आते हैं श्रीजेश, जहां बैठे हैं दद्दा ध्यानचंद, जहां बैठे हैं बलबीर सिंह दोसांझ साहब, जहां बैठे हैं मोहम्मद शाहिद, जहां बैठे हैं धनराज पिल्ले, जहां आ गए हैं श्रीजेश। बट सर, यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट कमेंटेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स इन इंडिया हु कवर ऑल द स्पोर्ट्स। हम एज एन इंडियन कहते हैं यार क्रिकेट को प्यार मिल रहा है, हॉकी को नहीं मिल रहा, कबड्डी को नहीं मिल रहा, ओलंपिक्स में नहीं देखते, हम तो देखते नहीं है। बट यू लिटरली फॉलो इट, कि आप क्रिकेट के अलावा हर चीज़ उतने ही पैशन से फॉलो करते हो और उतने ही पैशन से कवर करते हो। डू यू सी क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स राइज होंगे इस ओलंपिक्स के बाद? यार कुछ तो हो चुके हैं। एंड टू जस्ट टू करेक्ट यू, मैं सारे स्पोर्ट्स नहीं कवर किए, गोल्फ नहीं किया अभी तक मैंने। वही पूछने वाला था कौन सा रह गया गोल्फ मैंने इनफैक्ट जियो वालों को भी बोला था कि यार गोल्फ नहीं किया। तो एक वहाँ पे कुंतल दा है, बोला यार मेरे साथ बैठो, मैं 10 मिनट में आपको गोल्फ सिखा देता है। तो चलो लकीली F1 भी रह गया, F1 भी नहीं किया होगा। बट कौन सा? F1 नहीं किया होगा। F1 नहीं किया। हाँ, ये तो रह गया। मैं मतलब काफी सारे नहीं किए, बट अगेन गॉड इज बीन वेरी काइंड। इतने कर लिए हैं तो वही राइज है अब दूसरे स्पोर्ट्स का। काउंट कौन सा आपने किया? कबड्डी, शाबाश, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल बहुत किया है मैंने। 2 वर्ल्ड कप किए हैं भाई, 2 यूरो किए हैं। रेसलिंग ये भी किया है, रेसलिंग वो वाली भी किया है जो जिसको वो प्रोफेशनल रेसलिंग बोलते हैं और इसको एमेच्योर रेसलिंग बोलते हैं, दोनों किए हैं। कराटे किया है, बैडमिंटन किया है, टेनिस किया है, लॉन टेनिस किया है, ओलंपिक वाले तो अब सारे वेट लिफ्टिंग वगैरह सब में थे। वेट लिफ्टिंग किया है। एक दिन कोई किसी ने पूछा, मेरे दोस्त ने, कोई 20-22 तो हो गए होंगे। जेवलिन एथलेटिक्स वाले तो किया है। एथलेटिक्स को अलग-अलग कर दो तो 15 वहां से निकल आएंगे। ट्रायथलॉन वो पूरा किया है हमने। डू यू सी इंडिया में क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स राइज होगा? यार देखो कुछ तो हो रहे हैं। कबड्डी इज अ प्राइम एग्जांपल। Officially on paper, on numbers, this is the second most watched league in India, pro kabaddi. Also players, मैं इस बार का ऑप्शन देख रहा था, 3-3 करोड़ मिले हैं अपना प्लेयर। 2 करोड़ प्लस तो बड़े आराम से जा रहे हैं। पवन सरावत सीजन 10 में 2 करोड़ 60,50,000 में गया था और टीम का बजट 5 करोड़ का है। सो पहला जो सीजन हुआ था उसमें हमारे राका भाई हैं, राकेश कुमार, लेजेंड ऑफ इंडियन कबड्डी, उनको 12,80,000 मिले थे। और 12,80,000 जब उसको मिले ना, वो अपने गांव निजामपुर में सो रहा था दोपहर के टाइम पे। तो किसी ने आके उठाया, फोन आया, तब तो टेलीवाइज होता नहीं था, पहला सीजन था। तो बोला राकेश, कोच साहब का फोन आया भाई, खोकर साहब का, तने 12,80,000 मिल गए। बोला जा रहा है, किसको बेवकूफ बना रहा है, 12,80,000 मिलते हैं। सो कट टू सीजन 10, 2 करोड़ 60 लाख। और
मतलब कबड्डी इज अ रेवोल्यूशन। उसमें तो यार चारू शर्मा जी को, आनंद महिंद्रा जी को, स्टार स्पोर्ट्स को, मैं कमेंट्री करूं ना करूं बट उनको हैट्स ऑफ है। गहलोत साहब, स्वर्गीय गहलोत साहब जो कबड्डी फेडरेशन, जिन्होंने लिटरली कबड्डी चलाई है इस देश में, जब कोई जानता नहीं था तो जनार्दन सिंह गहलोत और उनके परिवार ने कबड्डी चलाई है, जिंदा रखा है। तो हैट्स ऑफ इन सबको है जिन्होंने इंडिया को नंबर 2 स्पोर्ट दे दिया, और हैट्स ऑफ टू अपनी ऑडियंस है जिन्होंने उसको स्वीकार किया। क्या लगता है आपको, व्हाट इज वर्किंग विद हॉकी? जैसे मैं तो देखता हूँ, मेरा एक कजिन है, ये एकदम शुरुआत का सीजन है, तब वो स्कूल में था और मैंने लिटरल वो ट्रांजिशन देखा कि वो WWE से इस पे शिफ्ट हो गया कबड्डी, क्योंकि उसको उतनी देर में उतना ही मजा मिल रहा है, पूरा एक्शन मिल रहा है। एंड WWE भी क्या होता है, अगर हम दोनों कजिन है तो हम थोड़ा घर पे लड़ेंगे, करके देखेंगे। हम भी लड़े हैं। हाँ, वो कबड्डी में भी वो वही मैं देखता था उसको कि वो अपनी एज वालों के साथ फिर कबड्डी खेलता था। हाँ। ऐसे ही घर में ही, कोई रूल्स नहीं पता, कुछ नहीं कि भाई मैं आऊंगा तुझे टच करके भागूंगा, तूने मुझे रोकना है, वो बेसिक ही। बट मैंने तो देखा कि हाँ यार, ये 2012-13 में जब स्टार्ट हो गया था, 14 में हुई थी। हाँ 14 के अराउंड ही मैं उसको देखता था कि हाँ भाई इसको मजा आ रहा है देख के, और ये तो पैशनेटली फॉलो कर रहा है। हाँ, वो 2-3 कारण है उसके। नंबर 1 ये इंडिया का स्पोर्ट है और हम सब ने खेला है स्कूल में, चाहे वाहियात खेला हो मेरे जैसों ने, तब ये नहीं मालूम था कि वो चेन 2 प्लेयर बनाते हैं, हम 7 के 7 प्लेयर चेन बना के यूं घूम रहे हैं। मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, बॉक लाइन बोनस लाइन नहीं पता थी उस टाइम पे, लेकिन कबड्डी खेलते जरूर थे। मतलब मेरी वाइफ ने अपने स्कूल में खेला हुआ है, कबड्डी है, खो खो है, मे बी बैडमिंटन एंड क्रिकेट, ये सब ने किसी ना किसी लेवल पे चाहे गली में खेला। तो एक तो वो अपना, वो कहते हैं ना खेल आपके खून में है, वो अपने खून में, अपने कल्चर में है। और कबड्डी के रेफरेंस आपको मूवीज में मिल जाएंगे। परदेश, शाहरुख खान, वो कबड्डी मैच जीत के भाई ने महिमा चौधरी की शादी करवाई थी अपने दोस्त के साथ। वीर ज़ारा में भी वो वीर ज़ारा में जब गांव में आते हैं तो पिंड जानना होते हैं, हॉकी भी बच्चन साहब सीटी मार रहे होते हैं, कबड्डी भी खेल रहे होते हैं। अजय देवगन राजनीति मूवी में कबड्डी चैंपियन होते हैं। तो कनेक्ट है। मतलब ये अब इंडिया में अगर बेसबॉल की लीग करवा दो तो उसको समझने में टाइम लगेगा, कबड्डी समझने में टाइम नहीं लगेगा। और गांवों में कबड्डी रेगुलर खेलते हैं, कनेक्ट है। दूसरी जो आपने WWE की बात की, वो भी एंटरटेनमेंट है और दिस इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट विद द डिफरेंस कि वो पता है स्क्रिप्टेड है। नहीं, बड़े होके पता चलता है। मतलब बचपन में हमें लगता था अंडरटेकर वाकई यार वो ताबूत में से निकलता है और वो कलश के अंदर उसकी आत्मा है, तो वो हम भी कहानियां मान लेते थे। लेकिन चलो, ये कहानी नहीं है। अभी देखो आवाज आएगी टंग और वो अंकल आएगा गेट खोल। तो लेकिन उसमें फर्क ये है कि दिस इज नॉन स्क्रिप्टेड ड्रामा। स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज आई थिंक द बेस्ट अनस्क्रिप्टेड ड्रामा। हमें नहीं मालूम कि लास्ट ओवर में 20 रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमें नहीं मालूम लास्ट रेड में 3 पॉइंट हैं, प्रदीप नरवाल ने पवन सहरावत लेके आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि इंस्टेंट नूडल्स, हम 30 सेकेंड 1.5 मिनट वाले ज़माने में पहुंच चुके हैं। टेस्ट देखने वाली ऑडियंस बैठी हुई है 5 दिन, पर कबड्डी 40 मिनट में आपको परफेक्ट एंटरटेनमेंट देता है। और इसमें वो सुपर ह्यूमन वाले एफर्ट भी हैं। अब WWE क्या है, वो चोक स्लैम लगा रहा है, और कौन कौन से मैंने कमेंट्री करता था, मूव याद थे मुझे, मूव भी भूल गए। सुप्लेक्स लगा रहा है, सुपर ह्यूमन एफर्ट दिखते हैं ना, वो रिंग के ऊपर चढ़ के जंप लगा रहे हैं। यहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं। पवन सहरावत भाई चेन के ऊपर से जंप करके जा रहा है। प्रदीप नरवाल इतनी ये बाजू पकड़ी, उस बाजू के नीचे से डुबकी लगा रहा है, सुपर ह्यूमन एफर्ट। डिफेंडर है, पवन सहरावत एज अ डिफेंडर बाजू पकड़ के खींच रहा है। रविंदर पहल किसी को रिस्ट से पकड़ के टैकल कर रहा है। सुपर ह्यूमन एफर्ट्स हैं। 40 मिनट में आपको फुल एंटरटेनमेंट मिल रहा है। और एक चीज़ आई थिंक जो सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है, वो है प्लेयर्स का देसी होना। वो अंग्रेज बनने की ट्राई नहीं करते। वो जो हैं, हरियाणा का जो उनका एक्सेंट है या महाराष्ट्र का जो एक्सेंट है, उसी में बात करेंगे। हमें लगता है यार ये तो अपनी पड़ोस वाला बंदा है। हाँ, उनकी जो सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस है वो बहुत देसी रहती है। वही देसी है, और देसी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। आज मुझसे पूछो कि पॉडकास्ट के बाद आपने पिज्जा खाना है कि परोठा मक्खन लगा के, ऑब्वियसली परोठा मक्खन लगा के भाई। एनी टाइम मुरथल स्पेशल जाते हैं हम खाने के लिए। तो देसीपन हमेशा अट्रैक्ट करेगा, कुछ एक ऑडियंस को ना करे लेकिन मैक्सिमम को करेगा। तो ये 3-4 फैक्टर हैं। एंड देन कुडोस टू चैनल स्टार स्पोर्ट्स, जो पैकेज उन्होंने कर दिया। पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। मुझे याद है पहली बार कबड्डी की सीजन 1 से पहले वर्कशॉप चल रही थी हमारी, 40-50 दिन की वर्कशॉप हुई थी। कमेंट्री को कैसे फॉर्मुलेट करना है, उसमें हमें एक PPT दिखाएगी कि हम कबड्डी को कैसे, तब हमें नहीं मालूम था कि कैसी कबड्डी आएगी, क्या होगा, कैसे दिखेगा, रूल रेगुलेशन हम पता कर रहे थे। तो PPT हमने देखी, उन्होंने मैट दिखाया,
अपने वो कुछ ग्राफिक बना के दिखाए, ऐसे पेश करेंगे, ये लाइटिंग होगी, ये होगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा पहला रिएक्शन था बॉस दिस इज़ अ गोल्ड माइन। और मेरे साथ संजय बनर्जी थे, हमारी टचवुड जोड़ी बनी, आई वाज लकी। उनको मैंने बताया, वो सीनियर हैं, वो टीवी में पहली बार आए थे, वो रेडियो कमेंट्री करते थे। पर मैंने कहा दादा दिस इज़, ये कुछ बड़ा होगा। बोले देखते हैं यार। मुझे बहुत मतलब अंदर से आवाज़ आती है ना, वो जैसे वो 60 मिनट की विसल बजी ग्रेट ब्रिटेन वाले मैच में, अंदर से आवाज़ आई आप जीत रहे हैं, कोई नहीं हरा सकता। वो पीपीटी देख के मुझे लगा बॉस ये गोल्ड माइन है, ये कुछ बड़ा होगा। पैकेजिंग मीन्स अ लॉट। हाँ, वो काफ़ी मॉडर्न और ऐसे कंटेम्प्रेरी फील होती है। करेक्ट। और नए रूल्स ऐड किए गए, और स्पोर्ट में तो दम है ही है। पैकेजिंग में आप एक बार साबुन बेच दोगे, अंदर साबुन में से अगर स्मेल नहीं आएगी, उस पर क्लीन नहीं करेगा, लोग नहीं उसको यूज़ करेंगे। ये तो इसके तो स्पोर्ट के अंदर भी दम है, प्रोडक्ट के अंदर भी दम था। तो बहुत सारे के सारे फैक्टर हैं जिन्होंने कबड्डी को बड़ा कर दिया इस देश में। और कौन है सुपरस्टार्स, कौन है कबड्डी के जो लोग नहीं जानते हैं आज की डेट? जो लोग नहीं जानते, जिनको नहीं पता, पवन सहरावत आज की डेट में सबसे बड़ा सुपरस्टार है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको 2 ऑक्शन में लगातार 2 करोड़ प्लस का पैसा मिला है। इज ही द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आल्सो? ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। 2 करोड़ 60,50,000 सीजन 10 में तेलुगु टाइटंस ने लिया था। बट इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल, जो सबसे बड़े स्टार बने थे वो प्रदीप नरवाल है भाई। मतलब हाँ, आज मैं आपको अपना इंस्टा खोल के दिखा दूं ना, उसमें मैंने रीमा मल्होत्रा जी के साथ क्रिकेट की एक रील डाली है, तो नीचे एक कमेंट मिल जाएगा, सर प्रदीप नरवाल। मैं हॉकी का वो वीडियो जियो वालों ने पोस्ट कर दिया था, भारत सेमीफाइनल जा रहा है, नीचे कमेंट मिलेगा, सर माई फेवरेट प्रदीप नरवाल। बट व्हाई इज ही? वो उसने, ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर जिसने अपने दम पे लीग जितवाई है टीम्स को। बाकी प्लेयर्स का है कंट्रीब्यूशन, वो 1-1, 2-2 पॉइंट लाने वाले प्लेयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बट पटना पायरेट सीजन 3, 4 और 5 में चैंपियन बनी लगातार। और वो तीनों सीजन में प्रदीप के पॉइंट्स देख लो। अच्छा। और उसने डुबकी के स्किल को, अब जैसे जो 360 शॉट्स हैं, एबी डिविलियर और अपना सूर्य कुमार यादव, इन दोनों ने इसको अलग लेवल पे पहुंचा दिया। डुबकी एक स्किल है कि 2 डिफेंडर आ रहे हैं, आप दोनों ने चेन बनाई, हाथ पकड़े हुए हैं कि मैं रेडर को जाने नहीं दूंगा, वो उसके नीचे से भाई ऐसे करके निकल जाता है, उसे बोलते हैं डुबकी। हमें लगता है कि भाई तेरी मतलब पीठ में क्या प्लास्टिक है, इलास्टिक है। वो डुबकी के स्किल को उस बंदे ने गोट कर दिया, गोटेड वाला काम कर दिया। वो हर मैच में जा रहा है, 15-20 पॉइंट ला रहा है। मुझे सीजन 5 था अगेंस्ट गुजरात जायंट्स, पहले हाफ में प्रदीप आउट पे आउट हो रहा है, उसकी टीम पीछे है, 2-3 पॉइंट थे, दूसरे हाफ में उसके 18 पॉइंट हैं। तो उस बंदे ने मतलब 3 ट्रॉफी लगातार जीती हैं। बाकी प्लेयर्स का योगदान है, बट उसका योगदान अलग लेवल का है। वो एक रीज़न है। वो, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 सीजन वो लगातार बंदा एक ही पेस पे खेला है, 3-3 महीने की कबड्डी। तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही अलग लेवल पे है। आई थिंक वो, उसके अलावा राहुल चौधरी आपके भाई यूपी से हैं, वो बिजनौर से, उसको पहला पोस्टर बॉय बोलते हैं, वाज द फर्स्ट सुपरस्टार, शो मैन हम उसको कहते थे, क्योंकि उसको पसंद है, यू नो, ही लाइक्स लाइमलाइट। प्रदीप को मैं पूछूंगा, प्रदीप भाई, उसको इंटरव्यू किया मैंने यही मेरठ में, हाँ भाई साहब बस कोच साहब ने सिखाया और मैंने जाके कर दिया। राहुल इज लाइक, यस भाई साहब मुझे अच्छा लगा, मैंने सुपर 10 लगाया, मुझे रिकॉर्ड तोड़ने में मजा आता है। तो ही इज शो मैन, वो सक्सेस को एंजॉय करता है। प्रदीप एंजॉय करता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। राहुल चौधरी पहला वो था, यू नो, शाहरुख खान टाइप, यू नो, सक्सेस है तो एंजॉय है, अमीर हूं तो अमीर हूं। राहुल चौधरी अपनी शादी में बारात हेलीकॉप्टर पे लेके गया था। अच्छा। ही लाइक्स इट, उसको पसंद आता है। और वो हेलीकॉप्टर पे बारात पता है क्यों लेके गया? उसके पापा ने उसको चैलेंज दिया कि तू इतना बड़ा हीरो बनता है, हेलीकॉप्टर की परमिशन लेगा के? उल्टा होता है, बेटा कहता है कि मुझे शोशा मारना है, बाप कहता है बेटा जमीन पे आ जाए। यहाँ बाप कह रहा है कि बेटा हेलीकॉप्टर में ले जा सकता है बारात, वो लेके गया। तो इज दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर, ग्रेट कैरेक्टर। अनूप कुमार, जिसको थैंकफुली कैप्टन थे इंडिया के, इंडिया कैप्टन थे, तो मैंने उसको कैप्टन कूल ऑफ कबड्डी का नाम दिया था। वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ कबड्डी जो हमने देखे। राकेश कुमार, जो प्रो कबड्डी जब आई तो तब उनका, यू नो, पीक आ चुका था, बट उनकी पीक पे जिन लोगों ने खेलते देखे वो कहते हैं भाई ये गोट है। संजीव बालियान, जो आपके यूपी से हैं, ये आई थिंक मेरठ मुजफ्फरनगर बेल्ट से हैं, वन ऑफ द गोट्स कबड्डी के। आज की जनरेशन में पवन सहरावत सबसे बड़े स्टार हैं। अर्जुन देशवाल अगेन फ्रॉम यूपी, सुपरस्टार, लेजेंड इन द मेकिंग। उनके अलावा भरत हुड्डा इज अ सुपरस्टार इन द मेकिंग। डिफेंडर्स को हम हमेशा भूल जाते हैं, जैसे बॉलर्स को भूल जाते हैं। जसप्रीत बुमराह, मतलब क्यों, याद करना चाहिए। मनजीत छिल्लर,
वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स आई हैव सीन. ईरान का फजल अत्रा चली है, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स एंड कैप्टन्स आई हैव सीन. अभी उनका एक नया सुपरस्टार आ रहा है, शादलू, वेरी गुड डिफेंडर. हाँ, ईरान का ही है. इंडिया में रविंदर पहल है, अमेजिंग डिफेंडर था. सुरजीत सिंह अभी भी खेल रहे हैं, अमेजिंग डिफेंडर. संदीप नरवाल, अमेजिंग डिफेंडर. तो मतलब आप 4 घंटे का पॉडकास्ट कर लो कबड्डी पे अलग से. बाकी हम ओलंपिक स्पोर्ट्स पे भी अब थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे आपने कवर किए. एक तो ये जो पूरा विनेश फोगाट वाला हुआ, मैं आपके एक इंटरव्यू में देख भी रहा था कि आपको भी सुबह ही पता चला एंड आपको भी यकीन नहीं हुआ. बट अगर फैंस इसको समझना चाहें कि ठीक है, मतलब वो ये कि अमन सहरावत ने भी उतना वेट लूज़ किया ही, तो ये सब प्रैक्टिस सब करते ही हैं, शायद ऑन हर डे विनेश भी कर लेती, नहीं कर पाई, या फिर इनजस्टिस ही हुआ है. यार इनजस्टिस हुआ है किस्मत से. हाँ. खैर किस्मत जो करती है वो इनजस्टिस नहीं होता. वो अगेन गुरुओं का कथन है कि दद्दे दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा आप पढ़िया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए वर्जना. मतलब जो ईश्वर ने किस्मत बना के भेज दी वही होगा. ये फिलॉसफी की बात है और ये यथार्थ है. प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ ना, मैंने उसके बाद कई रेसलर से भी बात की है. सारी बातों का जो निष्कर्ष निकाला, मैं बाय डिग्री बर्बाद की है मैंने, लेकिन हूँ मैं डॉक्टर. थोड़ी सी कॉमन सेंस भी अगर लगाएं तो ये सिर्फ ख़राब किस्मत थी. अब विनेश की हाइट के अनुसार और उसकी बॉडी टाइप के अनुसार उसका जो नेचुरल वेट है वो 56-57 के आसपास है, और विनेश लड़ रही थी 50 की कैटेगरी में. तो बॉडी कहाँ से वेट लूज़ करेगी? उन विनेश को आपने देखा है, दिखता है कि इस बॉडी में फैट तो है ही नहीं है, वो 0 फैट बॉडी है. और जब विनेश ने इस वेट कैटेगरी में क्वालिफाई किया था, उसकी कहानी ज़रूर पढ़ना. वो सारी रात सुबह वेट जब होता है तब तक वो जद्दोजहद करती रही थी 50 किलो में आने के लिए, क्योंकि बॉडी में फैट ही नहीं है. तो बॉडी पानी लूज़ करेगी, मसल लूज़ करेगी, और कितना लूज़ करेगी? जब बॉडी में से आप एक्स्ट्रा पानी क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, पानी निकलेगा. अब ब्रेन को, हार्ट को, लीवर को, किडनीज को, सारे वाइटल ऑर्गन्स को पानी चाहिए फंक्शन करने के लिए. उन्हें नहीं पता कि यार इसने एथलीट की बॉडी है, एथलीट उसे वो बॉडी को नहीं पता कि इसने वेइंग मशीन पे खड़े होना है, इसने मेडल जीतना है. वो ब्रेन, वो हार्ट, वो लंग्स, वो लिवर एक मात्रा के बाद पानी लूज नहीं करेगा. वो छोड़ेगा नहीं पानी, उसको सर्वाइव करना है. उनके पास अपना मैकेनिज्म है सर्वाइवल का. तो जिस दिन विनेश पहले दिन लड़ी है, जब 3 बाउट खेली, जीती, उस दिन सुबह उसका वेट आया था 49.900, सिर्फ 100 ग्राम. और वो 49,900 कैसे आया होगा? वो कितने दिन से वो डाइटिंग ऑलरेडी कर रही होगी, कितने दिन उसने 100 ml पानी पिया होगा. तो रेसलर्स क्या करते हैं, कैलोरीज खाते हैं, वेट नहीं खाते. चॉकलेट खा लिया, हनी खा लिया कि 5 ग्राम में आपको 100 कैलोरी मिल जाएं, वेट ना जाए, कैलोरीज चली जाएं. कैसे खाते हैं, कितना कम पानी पी के, कितनी तपस्या के बाद विनेश ने 49,900 वेट उस दिन दिया था. 3 बाउट लड़ी है वो, ऑब्वियसली आपने इलेक्ट्रोलाइट पिया, पानी पिया, खाना खाया, फिर बाउट लड़ी. और उसमें जब आप लड़ते हो बॉडी की बहुत एनर्जी लगती है, वो थकान हुई, और जो पानी आपने पिया वो बॉडी ने खींच लिया कि भाई तू पहले भी 4 दिन से स्टार्व कर रही थी मुझे. ब्रेन कह रहा है तो पहले भी मुझे 4 दिन से स्टार्व कर रही थी. हार्ट ने धड़कना है भाई. वो एक मेरा दोस्त कह रहा था कि यार यूरिन कर लेती, स्टूल पास कर लेती. वो कहाँ से यूरिन आएगा, बॉडी में पानी नहीं है. बॉडी में पानी नहीं है, आपने कुछ खाया ही नहीं है, स्टूल कहाँ से पास होगा? तो जो मेरी कॉमन सेंस कह रही है, आई होप विनेश किसी दिन आके खुद ही बता दें. अब उनकी टीम में जो है, जो उनके साथ साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, उनके जो बॉस हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख लिया था कि हमने पूरी सारी रात जो कर सकते थे कर लिया, नहीं वेट कम हुआ, क्योंकि वो बॉडी वो पानी रिलीज़ करने को तैयार ही नहीं थी कि हमें ज़िंदा रहना है. एक बात. दूसरी बात ये होती है टाइप टू टाइप. हम सबके सर्कल में एक दोस्त होता है जो जितना भी खा ले उसका वेट नहीं बढ़ता. एक दोस्त वो भी होता है मेरे जैसा जो पानी भी पी ले तो वेट बढ़ जाता है. एक दोस्त वो भी होता है जो कोशिश करे उसका वेट कम होता ही नहीं है. एक वो भी होता है जो थोड़ी सी कोशिश में वेट कम कर लेता है. बॉडी टाइप सबकी अलग है. और जो विनेश का जो मैंने ये पैटर्न देखा है पढ़ के सुन के, उसकी बॉडी थोड़ा लेट वेट लूज़ करती है. तो अब एक सवाल तो ये है कि यार 2 किलो 600 ग्राम में से 2 किलो 500 ग्राम कम हो गया, 100 ग्राम क्यों नहीं कम हुआ? वो 2-500 भी कैसे कम हुआ था? शी पुश्ड द लिमिट्स. बट इज इट अ बैड प्रैक्टिस? सब करते हैं यार. इसको ये आपकी चॉइस है.
ये आपकी चॉइस है। आप 53 में नहीं क्वालिफाई कर पाए या नहीं लड़ना चाहते तो आप 50 में आ गए, मैं तो कहता हूँ हैट्स ऑफ करो यार उसको। 7 किलो वेट लूज मेरा 1 साल में नहीं होता, मैं कोशिश भी नहीं करता। एंड वेट लूज करके आपको रेसल भी करना है, रेसल करना है, उसी दिन करना है। तो ये उनकी अपनी चॉइस है। वो उसने अपनी बॉडी को रिस्क पे डाला, विनेश ने रिस्क पे डाल के 3 बाउट लड़े। पहला बाउट पता है यूई सुसाकी के अगेंस्ट था, जो करियर में 1 बाउट नहीं हारी, जो टॉप सीड है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, और उससे वो लास्ट 10 सेकंड में जीती है। सो स्टारवेशन के बाद इमेजिन उसकी विल पावर कितनी है। उसको मैंने शेरनी कहा था ऑन एयर, वो अपनी बॉडी की पावर से नहीं लड़ी, वो अपनी विल पावर से लड़ी है। उसके एक्सप्रेशन देखे थे बाउट जीतने के बाद, सेमीफाइनल में आ रही थी, जा रही थी, ब्लैंक अंदर तूफान था कि भाई मेडल जीतना है। रियो में इंजरी हो गई थी, टोक्यो में पिन कर दिया था, यहां मेडल जीतना है, उसको मालूम था शायद मेरा लास्ट ओलंपिक है। तो विनेश अपनी विल पावर पे लड़ी है। तो चाहे उसकी बॉडी के लिए वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, बट उसने जो करके दिखा दिया भाई, वो गोल्ड मेडल से बड़ा उसने कर दिया। अब तो हाँ, अब तो उसको सेलिब्रेट भी ऐसे ही किया जा रहा है उनका, जो मैंने वेलकम देखा है। शी डिजर्व्स इट। इसी पे चाहे भी आप सिल्वर भी मिल सकता था, हम यही सिल्वर मिल सकता था। उस टाइम गोल्ड था, मतलब हम ठीक है, गोल्ड तो था ही। आज हम कह सकते हैं कि यार गोल्ड आ जाता, बट उसकी जो ओपोनेंट थी, यूएस की जो रेसलर थी, एन मारिया शायद, उसकी बाउट्स भी मैंने देखी है, मैंने कमेंट्री की थी। शी वाज गुड बट बीटेबल। और विनेश के फेवर में 2 चीजें जा रही थी। नंबर 1, आप पहले राउंड में टॉप सीड को हरा के आ रहे हो, जो कभी हारी नहीं है। द कॉन्फिडेंस, जैसे हमारी हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उसके बाद हम किसी को भी हरा सकते थे। विनेश ने वो यूई सुसाकी को हरा दिया तो एन मारिया को हरा सकती थी। और नंबर 2, द ग्रिट, द डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ता कि भाई मैं नहीं जा रही गोल्ड के वापस। गोल्ड पक्का था, साक्षी मलिक मेरे साथ थी, तो हम तो गोल्ड मान के चल रहे थे, बस गोल्ड आ गया भाई। नहीं, पूरा देश ही सोच रहा था, पूरा देश मान रहा था। अब हम चूंकि कमेंट्री कर रहे थे, थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, तो थोड़े से ज्यादा अधिकार के साथ हम कह सकते थे कि गोल्ड मिस हो गया हमारा ये तो। बट आपने ओवर द ईयर्स स्पोर्ट्स को इतना कवर किया है, अगर मैं आपसे पूछूं आपको इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री के टॉप स्पोर्टिंग मोमेंट्स चूज करने हो, 5? हाँ, इंडिविजुअल और टीम। अरे बाप रे, 5 इंडिविजुअल 5 टीम, ऐसे दोनों मिला के मरवा दिया यार। एक तो 21 वाला हॉकी मुझे लगता है 100%। वो तो इतने टाइम बाद आया है। इतने टाइम, और उस टाइम ना, इस टाइम जो अभी पेरिस में जीता है, तो हम मेडलिस्ट बन के गए थे। ठीक है, टोक्यो टू पेरिस हमने कुछ बहुत बड़े तीर नहीं मारे थे। वर्ल्ड कप में हम थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए थे, हार गए थे उल्टा इंडिया में भी, जो करेक्ट, क्वार्टर फाइनल ही नहीं पहुंचे थे। एशियन गेम्स हमने गोल्ड जीता। तो यहाँ हमें यहाँ मेडल आना सरप्राइज नहीं है। वहाँ यार, और वो यंग टीम थी, उसमें से बड़े बड़े सीनियर प्लेयर ड्रॉप कर दिए गए थे। बहुत हार्दिक, शमशेर, गुरजंट, बहुत सारे यंग प्लेयर थे। वो एक मोमेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला मेडल हमेशा खास होता है। 1948 हॉकी मेडल, लंदन में जाके ग्रेट ब्रिटेन को हरा के हमने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता। किशन लाल साहब टीम के कैप्टन थे, केडी सिंह बाबू उस टीम में थे, लेस्ली क्लॉडियस उस टीम में थे, हमारे पंजाब के गोट बलबीर सिंह सीनियर साहब, बलबीर सिंह दोसांझा वाला नाम दिला होते लिखे, खासा जोर लग जो मिटान वास्ते, उस टीम के सुपरस्टार थे। और पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल मेडल खास है, केडी जादव साहब, कशाबा जादव साहब 1952 में लाए, वो खास था। फिर पहला इंडिविजुअल गोल्ड बहुत खास था यार, अभिनव बिंद्रा साहब का। उसके बाद पहला ट्रैक एंड फील्ड नीरज चोपड़ा, क्योंकि शूटिंग में पहले राठौड़ साहब 1 मेडल ला चुके थे। चाहे वो ठीक है, वो ट्रैप शूटिंग थी, शॉटगन थी, और ये वो अलग अलग टाइप है, लेकिन शूटिंग में मेडल आ गया था। पर ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया सुपर पावर नहीं था। पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह साहब 4th पोजीशन पे आए थे, पर फील्ड में आना, जेवलिन अपना नाम ही नहीं था, पता ही था मुझे, तो पता ही नहीं स्पोर्ट है। मेरे को तो तब पता चला। हमारे स्कूल में जेवलिन थ्रो कराते थे स्पोर्ट्स डे पे, और 26 जनवरी पे उसी जेवलिन को फ्लैग का वो बना देते थे, उस पे फ्लैग टांग देते थे। तो वो नीरज ने यार, मतलब क्या ही कर दिया नीरज ने यार, और बैक टू बैक मेडल जीते। और एक मैं थोड़ा लालची हूँ, मैंने 5 गिने नहीं है। साक्षी मलिक का जो रियो में मेडल आया था, फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू गेट अ मेडल। अब फोगाट सिस्टर्स का योगदान हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीते। वहां से लड़कियों को इंस्पिरेशन मिला। पर इंडिया की एक लड़की, और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट,
लड़की को भेजना अखाड़े में और वो ओलंपिक में मेडल ला रही है, तो आपने एक नया ट्रेडिशन शुरू कर दिया। तो ये बहुत सारे मील के पत्थर हैं। 83 की क्रिकेट वर्ल्ड कप, हाँ। मतलब कितना पहला अपना वर्ल्ड कप, और जब इंडिया में हॉकी और क्रिकेट पैरेलल चल रहे थे तो क्रिकेट को अचानक से बूस्ट मिल गया। उस टाइम तो हम दूर दूर तक भी फेवरेट नहीं थे, है ना, वो तो मूवी में सबने देख लिया। मैं 2 साल का बच्चा था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन चलो हमें सारी वो मेमोरीज मिल गई। तो ये बड़े लेजेंडरी मोमेंट्स हैं यार अपने स्पोर्ट के। बहुत सारे छूट भी गए होंगे। पर कोई एक ऐसा जो आप कवर कर रहे थे और आप स्टूडियो में थे? हॉकी 2021, हॉकी 2000। नीरज के टाइम पे मैं स्टूडियो में नहीं था, मैं स्टूडियो के बाहर बैठ के चाय पी रहा था। और मेरा रोस्टर नहीं था उस टाइम पे। बट हॉकी का वो मेडल कॉल करना है यार, मतलब जर्मनी को हमने 5-4 से हराया था। 2 बार हम 2-2 गोलों से पिछड़ रहे थे। और मुझे वो कुछ मोमेंट याद हैं, और मेरे कुछ फॉर्मर कलीग मुझे फेसबुक पे ट्रोल कर रहे थे। आई रिमेंबर सेइंग एंड आई वेरी प्राउडली रिपीट, ये नया भारत है, ये पिछड़ के वापस आता है। जर्मनी, और जितनी तेज जर्मनी की गाड़ियां होती हैं ना, जर्मन मेड कार, उतनी तेज जर्मनी हॉकी खेल रही थी। वो मैच 2 बार हम 2 गोल से ट्रेल कर रहे थे और हमने मैच जीता था। दैट वाज हिस्टोरिक, क्योंकि उससे पहले सेमीफाइनल हम हारे थे बेल्जियम से, और वो अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स उस दिन पागल हो गया था, उसने तोड़ दिया था हमें। तो मोरल डाउन के साथ हम ब्रॉन्ज मेडल खेलने गए थे और जीत के आए थे। और 1980 के बाद पहली बार हम पोडियम पे पहुंचे थे। उफ, मतलब श्रीजेश, मनप्रीत, मनदीप, गुरजंट, शमशेर, सिमरन, मतलब कमाल हो गया था यार वो तो। और हमने श्रीजेश की सबकी बात की, आई थिंक हमें सरपंच साहब हरमनप्रीत की बात करनी चाहिए। वो लीडिंग गोल स्कोरर बन चुके हैं ऑलरेडी, टॉप में उनका नाम है दुनिया के सारे उसमें। व्हाई इज ही सो स्पेशल? ही इज स्पेशल फॉर 2-3 रीजंस। नंबर 1, अगर मेरा मैथ ठीक है, जो बहुत ख़राब है वैसे, आई थिंक हमने पेरिस में 15 गोल किए थे। 10 उनके, 10 हरमन के हैं। नंबर 2, ही इज़ अ डिफेंडर। आपने पहले तो गोल बचाना है, करने की बारी तो बाद में आएगी। तो ही इज़ अ टॉप क्लास डिफेंडर एज वेल। नंबर 3, हमारे पास वैरायटी नहीं थी। स्पेशलिस्ट ड्रैग फ्लिकर एक था। अच्छा, तो अब ड्रैग फ्लिक की वो केमिस्ट्री देखो। एक बंदा है जो बॉल को इंजेक्ट करता है, वो हार्दिक सिंह होता है, इंजेक्टर। दूसरा बंदा है जो बॉल को रोकता है डी के पास, हॉल्टर बोलते हैं। तीसरा बंदा ड्रैग फ्लिक लेता है। तो सामने वाली टीम को पता है कि इनके पास एक ड्रैग फ्लिकर है हरमनप्रीत, उनके पास 4 डिफेंडर हैं, वो दौड़ के आ रहे हैं। 4 में से 2 बंदे सीधा हरमन की लाइन में दौड़ेंगे, उन्हें मालूम है बॉल यही ड्रैग फ्लिक करेगा, तो इसी को रोक लो, हम गोल बचा लेंगे। तो टीम्स क्या करती हैं, 2-2 स्पेशलिस्ट लेके जाती हैं। तो 2 हॉल्टर खड़े हैं, बॉल कहाँ पे जाके रुकेगी किसी को नहीं पता। तो एक बंदा इधर आया, एक बंदा इधर आया रोकने के लिए, उनकी डिफेंस डिवाइड हो गई। तो सपोज ये 2 हॉल्टर हैं, यहाँ बॉल आई, यहाँ पे जुगराज सिंह है, यहाँ पे हरमन है। तो इनको लगा कि जुगराज सिंह लेगा, उसने बॉल यहाँ पे डाली, दोनों बंदे इधर आ गए, उसने बॉल हरमन की तरफ भेज दी, तो आपने उनके डिफेंस को ख़त्म कर दिया। पर हमारे पास था एक ड्रैग फ्लिकर हरमन, उनको मालूम था कि सारी बॉल्स हरमन के पास ही आएंगी, इसी के लाइन को ब्लॉक कर लो यार, तो आप कैसे गोल करोगे। उसने इतने सॉलिड डिफेंस में 10 गोल कर दिए, जिसमें आई थिंक 1-2 पेनल्टी स्ट्रोक थे, बाकी पेनल्टी कॉर्नर थे। और जिस मोमेंट में किए, न्यूजीलैंड का मैच, यस, कैप्टन क्लच, 2-2 से ड्रॉ हो रहा था, भाई ने जितवा दिया। अर्जेंटीना 1-0 से जीत रहा था, भाई ने ड्रॉ करवा दिया। उसके बाद ये स्पेन वाला जो मैच था, ब्रॉन्ज मेडल मैच, 2 गोल किए। तो सरपंच साहब, सरपंच फॉर अ रीजन। वह है तो वो पुलिस में आप सरपंच की बुलाया उनको कि मैंने तो वो डाला जब जर्मनी का चालान काट दिया। सरपंच एक्चुअली वर्ड पहली बार आया था आईपीएल में। अच्छा, वही पंजाबी कमेंट्री हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या अलग करें, क्या अलग करें, क्या अलग करें। बहुत कुछ ट्राई किया। पावर प्ले को मैं बोलता था वैसाखी वाला मेला, स्लॉग ओवर द दिवाली वाला मेला। अंपायर को सरपंच, अंपायर को नहीं, कैप्टन को बनाया सरपंच, अंपायर है नंबरदार। तो वहां पहली बार सरपंच बोला, और सैम करन बीच में कैप्टन बना था, बाद में शिखर आ गया, तो मैं उसको बोला साबका सरपंच, यानी पूर्व सरपंच। वो उस टाइम चला था, मोहाली में लोग बैनर लेके आए थे, शिखर धवन के नीचे लिखा सरपंच, सैम करन साबका सरपंच। पर उसकी ऑडियंस है सिर्फ पंजाब की, तो तब से कैप्टन मेरे मुंह पे सरपंच चढ़ गया। अब ये इंडियन टीम का कैप्टन है, ऊपर से गेम है हॉकी, जो है अपने गांवों की गेम, तो यहाँ भी सरपंच बोला, तो वो चीज़ें जुड़ गई आपस में, वो उनका कनेक्शन बन गया।
और फिर हरमन भाई हमारा खेला ही इतना ज़्यादा, क्योंकि जब भी पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा हम सरपंच को याद करेंगे, सरपंच गोल करेगा तो हम फिर उसको सेलिब्रेट करेंगे। वो चलते चलते इतना हो गया कि पीएम साहब भी उसको फ़ोन पे सरपंच कह रहे हैं, मीटिंग में सरपंच कह रहे हैं, सारा मीडिया उसको सरपंच लिख रहा है। तो और सरपंच नाम सरपंच गांव का हेड होता है, वो पूरे गांव को साथ लेके चलता है, गांव की भलाई चाहता है, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। हरमन ने सब कुछ करके दिखा दिया यार, तो वो ही डिजर्व्स दिस नेम। आई थिंक ये सरपंच शब्द की खुशकिस्मती है कि वो हरमन के साथ जुड़ा है। सर आपके फेवरेट को कमेंटेटर्स कमेंट्री बॉक्स में जिनके साथ मज़ा आता है? काफ़ी सारे हैं। द वन नेम दैट स्टैंड्स आउट इज संजय बनर्जी। एक तो हमने कमेंट्री एक साथ बहुत की है, प्रो कबड्डी के 9 सीज़न हमने इकट्ठे किए हैं, कबड्डी का वर्ल्ड कप किए, और बहुत से इवेंट्स हैं कबड्डी के, नॉन कबड्डी के एक साथ किए हैं। ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर। वो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड जो होते हैं ना हमारे, उम्र में भी बड़े हैं 18 साल, हालांकि वो कहते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे भतीजे की उम्र के नहीं हो। तो वो उनकी बेटी को बोलता हूँ कि मुझे भैया बुलाओ, चाचू बुलाओ, वो कहती है भैया बुलाओ। तो मतलब ही इज़ लाइक अ फैमिली, इज़ लाइक एल्डर ब्रदर। उनके साथ जो मज़ा आया वो आई थिंक किसी के साथ नहीं आया, बिकॉज जब आपकी ऑफ एयर किसी के साथ दोस्ती होती है ना, तो ऑन एयर अपने आप दोस्ती हो जाती है। तो संजय बनर्जी इज़ आई थिंक द परफेक्ट को कमेंटेटर। क्रिकेट में बहुत सारे मिले हैं यार, इनफैक्ट सभी के साथ ही, राहुल शर्मा के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, वो मेरे छोटे भाई के जैसा है। यू नो को कमेंटेटर्स के बीच में ना सबसे अच्छी चीज़ अगर डेवलप हो जाए, नो वन कैन टीच यू दिस, वो केमिस्ट्री है। मुझे मालूम होना चाहिए वो कहाँ छोड़ेगा, उसे पता होना चाहिए मैं कहाँ माइक रखूँगा, वो कहाँ ख़त्म करेगा, मैं क्या उसकी बात को आगे ले जा सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा। वो अपने आप बन जाती है केमिस्ट्री। राहुल इज़ वन जिसके पंजाबी में बड़ा मज़ा आता है, VRV सिंह, सरनदीप सिंह, इनकी अपनी अपनी खासियत है, और मुझे पता है कि मैं इनकी जोन में नहीं जाके मैं अपनी जोन में खेलूँगा कमेंट्री। ये एक्सपर्ट्स हैं, ये गेम को एक्सप्लेन करेंगे, मैं थोड़ा रौनक मेला लगाऊंगा, मैं हीरो बिल्डिंग करूंगा। कबड्डी में मैं और संजय दा दोनों लीड हैं, मैं थोड़ा सा गेम को एनालाइज करने की ट्राई कर लेता हूँ। हॉकी में जुगराज के साथ मैंने अभी किया, ही इज़ फन टू वर्क विद। सिद्धार्थ पांडे है, ही इज़ हार्डकोर योर कोच, जो गेम को कोच के तौर पे देखता है, मैं फिर वहाँ पूरा रौनक मेला लगा देता हूँ। फुटबॉल में लेट नोवी कपाड़िया साहब, वो मतलब वन ऑफ द गोट्स हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के। वो ऐसे इंसान थे जिसको बोल दो कि सर 1956 में इंग्लैंड और स्वीडन खेले थे, तो कुछ मालूम है, वो पूरी हिस्ट्री सुना देंगे आपको। इयन बिशप भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब वो ये ही इज इयन बिशप ऑन सम नेक्स्ट लेवल। अब हमारे बीच नहीं है, उनके साथ मैंने वर्ल्ड कप किए, यूरो किए, तो ऐसे लोगों से जिससे सीखने को मिले ना, वो बड़ा मज़ा आता है। तो नोवी कपाड़िया साहब ने सिखाया, संजय बनर्जी साहब ने सिखाया, क्रिकेटर अपने हिसाब से सिखाते हैं, पांडे अपने हिसाब से हॉकी सिखाता है। तो जहाँ सीखने को मिले वहाँ मज़ा आता है, और जहाँ मज़ा आता है तो फिर वहाँ गाड़ी चलती है। और ऐसे आपके फेवरेट कमेंटेटर कौन है जिनको आपको सुनना पसंद है? बहुत हैं यार। फर्स्ट वन बीइंग हर्षा भोगले। उन्होंने तो आपको आपका फर्स्ट कॉल ही बोला है। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी ऑन एयर फॉर द फर्स्ट टाइम। पर उससे पहले से उनको सुनते थे, और जब पहली बार उनको टीवी पे देखा मिड-90s में, तो मैंने अपने भाई से पूछा, मैं कहा यार ये क्रिकेटर थे? बोला लगता तो नहीं यार, आई थिंक क्रिकेटर नहीं थे। वो पहली बार माइंड में आया कि अच्छा कि नॉन क्रिकेटर भी कमेंटेटर बन सकता है। तो बाकी उसके बाद गॉड वाज काइंड। रेडियो पे सुशील दोशी जी को सुना था, संजय बनर्जी जी को सुना था, दोनों के साथ कमेंट्री की, वाज वेरी लकी। बड़े होते हुए मनिंदर सिंह हिंदी में मुझे बड़े पसंद थे, और आज वो को कमेंटेटर हैं। हमने बहुत साथ में कमेंट्री की, अगेन ही इज़ लाइक एल्डर ब्रदर, खुशकिस्मती है। इयन बिशप आज की जनरेशन में, मतलब जो नए न्यू एज कमेंटेटर में, आकाश चोपड़ा, उन्होंने अलग ही लेवल पे कमेंट्री को पहुंचा दिया, हिंदी को अलग चीज़ उन्होंने क्रिएट कर दी। ये सब लोग बहुत पसंद है। सर DPL को आप क्योंकि इतना क्लोजली देख रहे हो, और अब IPL का ऑक्शन भी आ रहा है, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो नए पिक होने वाले हैं? प्रियांश आर्या 100% पिक होना चाहिए भाई। अगर वो किसी दिल्ली को ही करना चाहिए, अगर दिल्ली ने नहीं किया तो फिर क्यों नहीं, मतलब बंदे ने 2 सेंचुरीज लगा दी हैं। उसके अलावा जो हैं तो हैं, अब आयुष बडोनी तो है ही है, आई थिंक उसकी ऑक्शन वैल्यू बहुत आगे जानी चाहिए। सिमरजीत सिंह ऑलरेडी CSK में थे। आयुष सिंह ठाकुर एक फास्ट बॉलर है, आई थिंक आज हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक दिन पहले वो हाईएस्ट विकेट टेकर था। वो एक पर उसका ऑड इवन चलता है, एक मैच में 3 विकेट, अगले मैच में पिटता है, अगले मैच में 5 विकेट, एक मैच छोड़ के खेले। हाँ, ये सही है। ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। हर्ष त्यागी है, एक स्पिनर है, वेरी प्रॉमिसिंग। एक लड़का है जो थोड़ा अंडररेटेड है, बट आई वुड रेट हिम, आई थिंक उस पर मेहनत कर सकते हैं, भगवान सिंह। वो सरदार जी हैं,
मीडियम पेसर है, 120-25 पे बॉल डालता है, मुझे उसमें प्रॉमिस लगता है। उस बंदे ने 2 बार, क्योंकि मैंने वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होस्ट की थी, 2 बार वो मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर निकला है। और T20 में ये तो बहुत बड़ा एसेट है, अगर आप 4.5-5 की इकोनॉमी पे बॉल कर रहे हो। यहाँ तो रन्स भी इतने बन रहे हैं। और उसने स्लॉग ओवर में यॉर्कर डालता है, वो अंडररेटेड है, मुझे लगता है वो ही इज़ अ गुड टैलेंट। ठीक है, ऑन दिस नोट सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर अगेन। क्रिकेट के अलावा कुछ लोग ही हैं जो इस इंडिया में मीन कर रहे हैं कि जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो भी हाई लेवल पे जाने चाहिए, एंड यू आर द पिलर ऑफ इट। आप उनको कवर कर रहे हो। हॉकी, कबड्डी का तो मुझे आपसे ही पता है, और आपने जो इस बार ओलंपिक्स में कवर किया है वो तो हम दोनों साथ में देख रहे थे, गूज़बम्स आ गए थे हमें कि यार इन सर से बात करनी है हमें, प्लीज़ इनको कैसे ना कैसे बुलाओ। हमने अपने ग्रुप में जब चल रहे थे ओलंपिक्स तभी डाल दिया था कि भाई वी हैव टू गेट हिम, कैसे क्या है कॉन्टैक्ट। थैंक यू फॉर गेटिंग मी गाइस, आई एम अ ह्यूज फैन। आप लोग जो काम कर रहे हो यार, आप लोगों को एंटरटेनर्स आज की डेट में सबसे बड़े स्टार हैं, इन्फ्लुएंसर सबसे बड़े स्टार हैं, और स्पोर्ट्स वाले आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स कमेंटेटर हाईलाइट होते हैं जब उनके मोमेंट आते हैं, तो एंटरटेनर्स हमेशा स्टार रहते हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, और इसी तरह से अच्छा काम करते रहो, दोबारा बुलाते रहो। आप हमें बुलाओ, IPL में हम आएंगे आपके पास। पासेस मेरे पास नहीं है, कोई मत मांगना। ठीक है, थैंक यू सो मच। करना डाल तेरी शुद्धि, आदत अपनी कुत्ती, डेली सीखने की गुत्ती, जब न बारी बुद्धि करना डाल तेरी शुद्धि।